हाँ जी, आज राबिया नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, राबिया हैं। वालेकुम अस्सलाम। राबिया आई पड़ी है। राबिया मेरी तरह की पंक्चुअल है बहुत। नहीं, उनकी वो नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा मुझे जी, बहुत बिस्मिल्लाह अच्छी लगी इनकी कहानी। एज यूजुअल। बहुत उससे मतलब रवानी थी और हम मतलब हर तरह से ठीक थी, उम्दा थी कहानी। और मैं तो कहूँगी कि बहुत खूबसूरत अल्फाज में बदसूरत रस्म की तर्जुमानी की है। एक कभी और फरसूदा रसूम जो है ना, बदसूरत रसूम की कहानी उन मासूम व मजलूम लड़कियों की दास्तान बयान करती है जो जागीरदारों और जिम्मेदारों के घरानों में पैदा होती हैं या सैयद घरानों में। हमारे सिंध और पंजाब के अक्सर इलाके, मतलब इन इलाकों में ज्यादातर यही होता है, जाती झगड़े, जमीन की मालिकी जैसे मसाइल में दूसरी बरादरी को नीचा दिखाने के लिए और मलकियत हथियाने के लिए औरतों को कत्ल भी कर देते हैं ये लोग। यहाँ इस कहानी में खास हस्ब नस्ब की बिना पर या जात पात की ऊंच नीच की बिना पर लड़कियों की शादी नहीं करते और कवारी बैठी रह जाती हैं। जागीरदार घरानों में एक बहुत दकियानुसी और जालिमाना और महज अपने मफादात की खातिर जबरन लड़कियों की शादी कुरान से कर दी जाती है। मलकियत की तकसीम के खौफ से लड़कियों की शादियां ना करना मतलब ऐसे ही है कि मतलब वो चाहते हैं कि मलकियत जो है वो हमारे पास रह जाए और बस लड़कियों की शादियां नहीं करते कुरान से कर देते हैं। सिंध और पंजाब के बहुत से इलाकों में, ये मैंने बात पहले भी पीछे भी कही है, और सिंध और पंजाब के बहुत से इलाकों और घरानों में ये मौजूद है, लेकिन कुरान से शादी सैयद और पीर घरानों में मौजूद है। जनूबी पंजाब में मैंने हमने पहले भी एक बार ऐसी कहानी की थी ना, तो तब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ा कि क्या बात है। तब से मुझे याद है कि मुल्तान से लेकर सिंध और पंजाब के बहुत से इलाके हैं और खास तौर पर जनूबी पंजाब में मुल्तान से लेकर सिंध और एक और इलाका है मैंने सुन रखा है मटियारी के नाम से है। इन जगहों पर बड़ी बड़ी हवेलियां और दरगाहें हैं। इनके मालिक और गद्दी नशीन खानदानों में से बहुत सो ने अपनी औरतों और लड़कियों का हक बख्शवा रखा है, हक बख्शवाते हैं अपना। इन पुरानी दुल्हनों का नाम पाक रखा जाता है। अभी लड़की बलूगत या शादी की उम्र को नहीं पहुंचती कि एक रस्म इन लड़कियों की शादियों की, मतलब एक रस्म है कि लड़कियों की शादी जो है ना वो कुरान से करवाई जाती है, उसे हक बख्शवाना कहते हैं। और कुरान को झोली में डाल दिया जाता है, बच्ची की ना गोद में वो कुरान रख दिया जाता है और मतलब बस उसको हर मामले से फारिग कर देते हैं ये लोग। हक बख्शवाती औरत या बच्ची अपने हिस्से में आने वाली मलकियत से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाती है और उसे पाक कहते हैं। और ऐसे जाहिल लोग हैं वहाँ के कि वो उनसे गंदे तावीज़ करवाते हैं आके कि ये पाक हैं, उनसे तावीज़ करवाते हैं आके। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही मतलब, तो इनके ऊपर आवाज उठाने के लिए ये कहानियां जो हैं बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अल्लाह ने मतलब जोड़े पैदा किए हुए हैं और ये खानदानी मतलब एक कानून फितरत के खिलाफ है कि ये लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून फितरत की नफी करते हैं और इन मासूम लड़कियों के घर के अंदर कैद रखा जाता है। जैसे पिंजरे में परिंदा बैठा होता है और बस उसका पिंजरे का दरवाजा नहीं खोलते और ना उसको आज़ाद करते हैं ना वो उड़ सकता है। और मैंने तो ये भी सुन रखा है कि एक टीवी पे ड्रामा भी आया था, कोई नर परिंदा भी नहीं उड़ के जा सकता इनके ऊपर। वो भी आ जाए नर परिंदा तो उसको भगा देते हैं, उड़ाते हैं कि उड़ जाओ यहाँ से। और कोई नामहरम मतलब इनका सामना नहीं कर सकता। बड़ी पाबंदी होती है लड़कियों के ऊपर, बेचारियों के ऊपर।
और ये मतलब चाहे जितने पर फड़फड़ाएं लेकिन इस कैद से रहाई नामुमकिन है। सख्त पर्दे का एहतमाम होता है और कोई नामहरम इनकी जानिब निगाह भी नहीं उठा सकता। जबरन उन्हें एक तन्हा और एक गैर फित्री माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है और जो कि बगावत करती हैं उनके पर काट दिए जाते हैं। यानी वो तो आज़ाद रहना चाहती हैं लेकिन पाबंदे सिलासिल हैं। जालिम जागीरदार घरानों के मर्द खुद को ताकतवर बनाने के लिए खुद से ही अपने आप को कहते हैं मर्द का बच्चा बन। उनके घर में जो कोई बच्चा लड़का होता है ना, उसको यही कहते हैं मर्द का बच्चा बन, और तू इतना ताकतवर हो जाए कि कोई भी तेरी तरफ जो है ना आंख उठा के ना देख सके। ये राज मेहर की ये जो राज की मोहर है वो लेकर पैदा होते हैं। सॉरी मेरी आवाज नहीं पता नहीं कैसी हो रही है। ये राज की मोहर वो लेकर पैदा होते हैं और किस कदर फरसुदा और गैर फितरी रवायात हैं जो कि जदीद दौर में गैरत के नाम पर कारोकारी वनी ससी जैसी जारहाना मतलब रवायात और रसूमात जो हैं अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर। और बहुत मतलब एक गलत सी चीज है। और आपको याद है हमने फारिया अरशद का भी एक अफसाना किया था, वो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर था, सैयद घराने पर था। तो ये कहानी उन मर्दों की निशानदेही करती जो खुद को ताकतवर और गैरतमंद तो कहते हैं लेकिन उनकी जागीर में हजारों और मतमोल घरानों की लड़कियों की कोई इज्जत है और न कदर है। खुद को तो गैरतमंद कहते हैं लेकिन वहां रहने वाली औरतों की कोई ना इज्जत है ना कदर है। वो खुद आजाद है। यही तफरीक है बहुत बड़ी कि वो खुद आजाद रहते हैं कि मर्द ताकतवर और औरत यहाँ कमजोर है। पिछले दिनों मैंने यहाँ ग्रीन चैनल पर एक ड्रामा देखा था जिंदो। बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, उसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी और मौजू भी बहुत जबरदस्त था। तो मेरा ख्याल है जिस खवातीन को मैं खास तौर से कहूँगी कि वो मर्दों को तो कोई ड्रामों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती, तो जरूर वो जिंदो ड्रामा देखें ग्रीन चैनल पर। ड्रामे में मतलब उसमें औरत की बेहुरमती या पामाली को जिस तरह दिखाया गया है ना, गाँव में अब किस कदर कभी रस्म है कि गांव में आने वाली हर दुल्हन पहले हवेली जाती है और फिर अगले रोज अपनी ससुराल में उसका जाना होता है। और कितना घुनावना सा फेल है ये। और जब कहीं चाहे किसी भी लड़की को अगर पसंद आ गई तो उठा लिया और हवेली में पहुंच जाती है वो लड़की उनके लिए। लेकिन यही मर्द ऐसी ही औरत को पाबंदियों में रखकर गैरत का मुजाहरा भी करते हैं। और वनी बनने वाली लड़कियां भी बहुत हैं जो कि जमीन जायदाद के झगड़ों नहीं, ये वनी वो होती हैं कि जो अगर कोई कत्ल हो जाए तो उसके बदले में किसी लड़की को वो ले जाते हैं जुर्माने के तौर पर। तो ऐसी जो रसूम है ना, बस इनको खत्म करने के लिए आवाज तो उठाई जाती है लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा। ये वैसी की वैसी रवायात मौजूद है। और बलोचिस्तान के साथ भी कुछ इलाके हैं जो सिद्धी के हैं, वहां पर भी यही कुछ हो रहा है। तो अभी मैं इतना कहूंगी, शुक्रिया। जी थैंक यू शनाज। मुझे एक तो ये लगा है कहानी में कि एक तो प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है, मतलब है कि जो लिखने वाला है वो अपने दिल की दास्तान मुझे लगता है सुना रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो कुछ करना चाहता था मुझे कैसे नहीं करने दिया। बाकी सब जो शनाज ने बातें बताई हैं वो तो सारी बातें सच हैं, मगर इन सारी बातों पे खड़े होके भी ये पता लग रहा है कि अगर कोई चीज आपके दिल में उबलती रहती है तो मेरा ख्याल है कि वो कभी ना कभी बाहर आती जरूर है। मुझे बहुत ज्यादा राइटर का अक्स इसमें बहुत ज्यादा नजर आया कि वो जो लिखने वाली हैं वो कह रही हैं कि मैं किस किस परेशानी में से गुजरी और फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपनी परेशानियां जो हैं वो करनी शुरू कर दी। और लेकिन बिल्कुल जिसमें से हम शायद नहीं भी गुजरते, मगर
वो इस तरह से बात सारी लिखी गई है कि वो हर बात फील जरूर होती है अपने साथ वाले के ऊपर। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भी जो आज खवातीन या मनीड हो गई हैं या अमीर घरानों में ब्याही गई हैं और वो बड़े उनको नाज नखरे आ गए हैं, मगर अंदर से वो अभी भी वही कैदी अपने आप को फील करती हैं। हमारे यहाँ कोई एडल्ट्स का या सीनियर सिटीजन्स का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहो तो आप एजुकेट कर सको। तो बड़े होके भी बहुत सी खलिश जो है वो दिमाग में चलती जरूर है साथ साथ के मेरे साथ बचपन में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त ये मेरे साथ हो रहा होता है शायद हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। इस वक्त ये बात समझ में आती है कि मेरी कुरान के साथ शादी हो गई या दरख्त के साथ शादी हो गई या, लेकिन एक बात शहनाज आपने मिस कर दी जो कि शायद कहानी में तो नहीं है कि ये जो पाक बीबियां जिनको ये कहते हैं कि इनकी शादियां नहीं करनी कि हमारे घर में ही रहेंगी, घर के मर्द उनको अब्यूज भी करते हैं। एक ये बात भी है और उनको आवाज निकालने की इजाजत भी नहीं दी जाती। और बाकी राबिया की कहानियां सारी ऐसी हैं कि वो हर हर पैराग्राफ पे अगर रुक के उसके ऊपर बात की जाए तो फिर उस पे बात हो सकती है। कलेक्टिवली जो है वो कहानी पे मेरे लिए तो बात करना मुश्किल है। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने जब जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं लिख रही हूँ, शुरू में ऐसा लगा। और मुझे शनाज ये एरम एक जी सेकंड, शनाज आपने हाथ खड़ा किया हुआ नहीं, हटा लिया उन्होंने। जी एरम हाँ प्लीज। जी, वो एक बात मिस हो गई थी, मैंने कहा वो भी मुझे अभी याद आई, कहानी में थी। वो आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि कुरान तो उनको दे देते हैं, वो उनको पढ़ तो सकती हैं लेकिन समझ नहीं सकती, समझने की नहीं है उनमें। उनको दे दिया जाता है कि पढ़ो, रख दिया जाता है उनकी गोद में, लेकिन समझने की नहीं। तो बस ये कहना था, तो करें बात आप। जी यही कहानी ने कहा है ना कि बिकॉज मैं पढ़ नहीं सकती और जो मैं लिखती हूँ मैं वो भी पढ़ नहीं सकती, और चूंकि जबान से वाकफियत नहीं है और जबान से वाकफियत की मुझे इजाजत नहीं है। पढ़ कटने का यही मतलब है ना कि आप किसी भी सलाहियत को बरूए कार ला ही ना सकते। जी एरम प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगा कि जिस तरह शुरू में तो मुझे लगा जैसे मैं लिख रही हूँ, लेकिन मैं शहनाज मतलब मेरा डिफरेंट वो था पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगा कि ये हर वो औरत या लड़की जो लिखना चाहती है और जिसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, ये उसकी कहानी है। ये मुझे किसी ख़ास स्पेशल मतलब क्लास या सोशल उससे नहीं लगी। मुझे लगा कि जिस तरह मैं थी या आप या जो भी हैं जिनके अल्फाज हमारे स्पेशली ज़ियाउल हक के ज़माने में हम लोगों को जिस तरीके से क्योंकि हमारी जवानियाँ उसी के उसमें हम बड़े हुए, तो जिस तरीके से हमें हमारा गला घोंटा गया, तो मुझे तो बिल्कुल लगा कि उन्होंने इस तरीके से उसको स्टोरी को चलाया है और बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत प्यारा उन्होंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया है जी। फिलहाल इतना, थैंक यू। सही कह रहे हो एरम, बहुत ही खूबसूरत है। और राबिया की मैं सब कहानियों में, ये तीसरी कहानी पढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ कि ये कहानियां टाइप पे पढ़ने की नहीं है। ये कहानियां ऐसे हैं कि 2-4 घंटे आपके हाथ में हो, आप मिलके बैठे हुए हो और आप एक एक पैराग्राफ पढ़ो और उसको फिर डिस्कस करो। तो बहुत मजा आया पढ़ के, बहुत तकलीफ भी हुई है, बहुत सी आसे पासे की भी तकलीफें बहुत सारी याद आ गई। तो इसके बाद कौन आया था? जी जवाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहानी असल में मेरे लिए ऐसी कहानियों पे तबसरा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल अगर कंटेंट के अलावा वैसे आर्ट की बात की जाए, लिखाई की, तो वो ज़बरदस्त है। बाकी इस कहानी को पढ़ना ऐसे ही है जैसे आजकल हम
वो फ़लस्तीन से मुतल्लिका वीडियोस देख रहे हैं, और हमें एक किस्म का वो एक दिल कहता है कि ना देखें, और एक तरफ से होता है कि इसे देखें भी, ताकि आपको एहसास हो कि आप किन ब्लेसिंग्स में हैं और वो लोग किस इम्तिहान में हैं। तो ये उसी पैराए की है। और इसमें मैं कंटेंट पे जान के मैं अवॉइड करूँगा, मैं सिर्फ आर्ट के ऊपर बात करूँगा इसकी। इसमें कहीं भी मुझे एटलीस्ट ये फील नहीं हुआ चीज़ के यहाँ पर लंबी की जा रही है कहानी को, या इसको गैर ज़रूरी तवालत दी जा रही है। वो एक इसकी अच्छी बात थी। और दूसरी ऐसे मौज़ूआत पे लिखी हुई कहानियों में जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इशारा कनाए में बात करें, इतना भी इशारा ना हो कि आपको समझ ना आए क्या बात हो रही है, और इतना भी, और वो दूसरी तरफ भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा खुल के हो, जिससे वो मैसेज के बजाय आपका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। तो उस सेंस में भी ये बहुत अच्छी राइटिंग है। ऑल इन ऑल इस कहानी की एक और कामयाबी मेरे लिए ये भी है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे कुछ अच्छे अफसाने, बहुत अच्छे अच्छे अफसानों की तरफ भी ख्याल गया, जैसे कि बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर मंटो का जो खोल दो है, तो उस हिसाब से भी एक ज़बरदस्त बेहतरीन कहानी है। बहरहाल तकलीफ तो है, लेकिन एक अच्छी राइटिंग है। और हाँ, इस पे मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एज फार एज द आर्ट इज कंसर्न वो वाकई बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जवाद। इस बात को मैंने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और मैं कई दफा इन चीजों के ऊपर रुकी कि जो खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जो कि फितरी लिबास, जो कि तख्लीक का मोमेंट। तो मैं सोच रही थी कि हमारा ख्याल है कि जब तक बेबाकी से नेकेड वर्ड्स ना यूज किए जाएं, बात का बयान नहीं होता। तो इसको तो मैंने इतना ज्यादा इस बात को अप्रिशिएट किया, मैंने बस ये जसारत नहीं की कि मैं राबिया को लिखूं या फोन करके बताऊं कि खूबसूरत लफ्जों में भी बहुत खुली बात बयान की जा सकती है कि जो सामने वाले को समझ भी आ जाए, पर्पस भी हल हो जाए, और आप ये भी ना कह सको कि जी इसको बच्चे ना पढ़ें। तो उस हवाले से भी मुझे बहुत ही सक्सेसफुल लगी ये कि किसी भी उम्र का शख्स अगर इन जुमलों को पढ़े तो उसको बात समझ भी आ जाती है, और बहुत नेकेड वर्ड्स भी नहीं यूज हुए। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की बात लगी। थैंक यू जवाद, मुझे ये पॉइंट भूल गया था। जी हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो मैं भी इस बात की दाद दूंगा कि बाज़ औक़ात बदसूरती की जो अक्कासी है वो भी बदसूरत अल्फाज में कर दी जाती है, या जिसे आपने बेबाक बोला। तो हाँ, ये तो बहुत खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है इसकी, इस अफसाने की, कि यहाँ पे ये एहतियात रखी गई कायम, और जिससे यानी पता चलता है कि जो फनकार है, जो राइटर है, वो अपने अपने जो उसने लिए असूल तय कर लिए हैं, वो उनसे कितना ज़्यादा वफादार है कि वो उस असूल से, अपने एस्थेटिक या मॉरल असूल से दाएं बाएं नहीं हो रहा, जितनी मर्जी टेम्पटेशन है। तो इसकी तो वाकई बहुत ज़्यादा तहसीन बनती है। और और एक बात के इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया ना, कि ये अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान या जनूबी पंजाब, तो मुझे लगता है कि पावर तकरीबन जहाँ भी होती है, क्या लाहौर और क्या कराची और क्या अंदरून और बैरून, और मतलब लेट से गुलबर्ग मॉडल टाउन, मेरी जहाँ सोसाइटी है बीकन हाउस सोसाइटी, के पावर हमेशा अपना खराज वो वसूल करती है। कुछ जाने में होता है, कुछ अनजाने में होता है, और फिर कभी वो स्टेटस को की खातिर होता है, और तकरीबन हर पावर, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो किसी अखलाकी असूल पर नहीं खड़ी, बल्कि किसी ज़ोर ज़बरदस्ती पे खड़ी हैं। तो वो इसी तरह के
मकरूह और ऑफ पुटिंग मुख्तलिफ जो मैनिफेस्टेशंस हैं उन्हीं पर वो खड़ी है वो पावर। तो एक मर्तबा गालिबन इरम बाजी ने या खदीजा बाजी ने बात की थी कि और वो निस्बतन बिनाइन एक मैनिफेस्टेशन है कि जी कुछ जगह हैं, कुछ फैमिलीज हैं कि वो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे इलाकों में रहती हैं, लेकिन जो बच्चियों की तालीम है वो सादा स्कूलों में की जा रही है, और जो बच्चों की जो बेटों की तालीम है वो महंगे स्कूलों में की जा रही है। तो यानी जो अपने घर से ये एक जबर मुसल्लत किया जा रहा है, और वो जो मर्जी उनकी कैलकुलेशन या इक्वेशन है। अब एक तो ये कि वो इक्वेशन भी बड़ी अजीबो गरीब है कि अच्छा बेटा अच्छा कमाएगा, भाई ये क्यों जरूरी है? यानी कितनी दफा मैंने देखा कि खवातीन या जो बहनें हैं वो ज्यादा लायक हैं बेटों से। तो मतलब ये निस्बतन सटल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, और ये वाली इतनी डरावनी और खौफनाक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं। और फिर जो पावर होती है वो मतलब कभी इस असूल का कभी दूसरे असूल का प्रचार भी करती है, और उसको वेपनाइज भी करती है, और उसको अपने लिए इस्तेमाल भी करती है। तो ये वाकई ये तकलीफ दे ये रियलिटीज़ हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के अफसानों से जो सेंसिटाइजेशन होती है, तो उससे शायद कभी जो पढ़ने वाले हैं वो दाएं बाएं वो किसी ना किसी तरह किसी छोटे मोटे रोल में वो कभी जालिम के नहीं नादानिस्तगी में, बल्कि मजलूम के हाथ मजबूत कर पाएं, या मजलूम को सिर्फ इतना गाइड ही कर पाएं कि ये जुल्म हो रहा है, बस आगे वो शायद मजलूम खुद कर लेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात ऐसे भी होते हैं कि जिस पर जुल्म हो रहा होता है या ज्यादती हो रही होती है उसको उसकी कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो उसको सिर्फ कोई बस गाइड कर दे थर्ड पार्टी जिसका कोई लेना देना ना हो उस कशमकश के आउटपुट से, तो शायद ये भी काफ़ी हो उस मजलूम के लिए उससे निकलने में, या मतलब किसी तरह से एक फाइट करने में। तो उस सेंसिटाइजेशन के लिए तो इस तरह के अफसाने बहुत खूब है। और अफसाने पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, और एक थोड़ा सा साइड का एक थॉट थी जो मैं सोच रहा था कि हल्का बाब ज़ौक़ में कुछ इस तरह का असूल है गालिबन कि जो तख्लीक़कार है वो अपनी तख्लीक के ऊपर खुद कोई बात नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ जो बाकी लोग हैं वो बात करेंगे। तो पिछली एक दो मरतबा मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरे या किसी और के सवाल इतने इंट्रूसिव तो नहीं हो रहे, नादानिस्तगी में जाहिर है कि वो अफसाना निगार सोचे कि वैसे वो हल्का ही बेहतर था कि यहाँ तो बहुत इंट्रूसिव सवाल है, या मैं सोच रहा था कि अगर मैं कभी लिखूं तो कौन से सवाल होंगे कि जिस पे मैं ये सोचूं कि अच्छा वैसे इससे बेहतर था हल्का ही होता। तो बस ये बात मैं सोच रहा था, और शुक्रिया। थैंक यू हसन। ये बात तो समझ में आ गई है कि हमारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, और मेरा ख्याल है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं या ग्रो कर जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ये निशानी है कि आप क्रिटिसिज्म को हजम करने वाले हों। और हमारे यहाँ तो देखें बड़ी आसानी है कि आराम से बहुत सी चीज़ों को तो हम समझते हैं ना कि मसलिहतन जुमले बोले जाएं तो वो हमारे झूठ में नहीं, हमारे झूठा होने में नहीं लिखे जाएंगे। तो आराम से कह देना कि आई एम नॉट वेल, आराम से कह देना कि कनेक्शन नहीं कायम हो रहा, आराम से कह देना कि मैं कहीं और जा रहा था, ये तो बड़ी आसान चीज है। तो राबिया ने भी ऐसा मैसेज कोई नहीं दिया, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग गुड, इसलिए बहुत फिक्र वाली बात नहीं है। तो नहीं, सारे बात भी बहुत अच्छी करते हैं, और हमें कोई परेशानी हुई भी नहीं है पढ़ने की। और अभी मुझे याद आया कि मैंने जब वो पढ़ी ना रेड बर्ड्स, सबको याद होगा, हसन आप तो थे उस ग्रुप में, तो मैं बहुत ज्यादा मोर्चा बांध के गई, और मुझे फिर इनका नाम रोज मेरे जहन से निकल जाता है, फिर निकल गया। तो इसके राइटर का जी मोहम्मद हनीफ तो नहीं? मोहम्मद हनीफ नहीं, मोहसिन हामिद नहीं, मोहम्मद हनीफ।
मोहसिन हामिद उस वक्त बच्चों की कहानियां बहुत लिख रहे थे, तो मैं बहुत अपसेट गई कुछ सफ़े पढ़ के ना, कि इतनी ज्यादा उसमें अंग्रेजी की किताब में अंग्रेजी की गालियां थी कि मैंने ये सोचा कि ये तो मैं भी नहीं पढ़ना चाह रही। तो ये मतलब है कि आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि आप अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो क्या जो बड़ी किताबें अंग्रेजिस्तान में लिखी जा रही हैं वो सारी गालियों के ऊपर लिखी जा रही हैं? क्या वो बड़ा कलाम बनता है? फिर वहां बैठ के मैंने सोचा कि लोग इतने उन पे सदकेवारी जा रहे थे कि मैंने कहा कि फिर मेरा नहीं कहना बनता, जब किताब इतनी पॉपुलर हो रही है तो ये भी मैंने बहुत सोचा, ये अफसाना पढ़ते हुए, चूंकि मैं समझ मेरी कम है ना, तो जरा मुझे 3-4 दफा चीज पढ़नी पड़ती है। और चूंकि राबिया की कहानियां मैं इंजॉय इतना कर रही हूँ, और वो स्पर ऑफ द मोमेंट में जो जहन में बातें आती हैं वो या तो मैं शनास की तरह नोट्स बनाऊं, वो मैं नहीं बनाती, तो मेरे जहन से निकल जाती हैं, तो इसलिए मैं 3-4 मरतबा पढ़ती हूँ। तो जैसे 2 जगह मैंने बयान की कि हम कुछ लोगों पे है ना लेबल, जैसे कि मंटो साहब पे है, और जैसे कि कुरतुलैन हैदर पे है, और जैसे कि वगैरह वगैरह, कि बोल्ड लिखते हैं। तो अच्छी बात अच्छे अल्फाज में खूबसूरत तरीके से बयान की जा सकती है कि जो बोल्ड के जुमरे में भी ना आए और सब तक पहुंच भी जाए। देखिए, असल मकसद तो बात पहुंचाना है ना। असल मकसद तो ये है कि कोई तख्लीक आपके जहन में हुई और वो आपने लोगों के दिलों दिमागों तक पहुंचा दी। तो उसकी उस जगह पे भी खड़े होकर मैंने बहुत इस राइटिंग को अप्रिशिएट किया कि जो 2 चीजें जिसके लिए गंदा इज नॉट अ राइट वर्ड, मगर मैं कहूंगी कि बहुत से बड़े बड़े और यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते थे, वहां नहीं हुए। तो मैंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू। जी खदीजा, आप बात कर सकते हो। खदीजा, नहीं शायद। जी शनाज, आप कुछ कहोगे? नहीं, मैं तो सोच रही थी शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फर्क हो गया सबसे। तो ये मैंने खूबसूरती है तो ना पॉइंट ऑफ व्यू की, यही तो कहानी खूबसूरती। मैंने भी दो तीन मरतबा पढ़ी, तो मुझे तो यही समझ आई कि ये कुरान जो है उसकी गोद में डाल दिया गया। और बाकी आगे भी कहानी में मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन बाकी सबकी बात से मुझे लगा कि शायद फर्क मैंने सोचा। बहुत अच्छा किया। असल में मुझे खैर आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, आप लोग को बेहतर तज्जिया करना आता है। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे कहीं कोई सॉलिड पॉइंट दिमाग को समझ में आए, आपके हवाले से राइटर तो क्या लिख रहा है हमें नहीं पता, तो वहां पे रुक जाना बेहतर होता है। जैसे कि हमने आजकल एक किताब पढ़नी शुरू की भी है, किताब मार्फत, मौलाना वहीदुद्दीन खान की, बहुत बहुत मशहूर किताब है। तो वो मैं स्पेशली जब मैं किसी को वो आजकल तो नापैद हुई पड़ी है, मिल नहीं रही, तो मैंने बहुत ज्यादा गिफ्ट की पिछले, जब मैं मौलाना को मिलकर आई 2013-14 में। तो मैं हर किसी को ये जरूर कहती थी कि इसमें सारे आर्टिकल्स हैं या 1 पेज के, और बहुत कम है 2 पेज के। तो प्लीज एक आर्टिकल को पढ़ के वहां पे रुक जाएं, बिकॉज जो आसान जबान इस्तेमाल करता है वो हमें लगता है कि हमें इसकी बात समझ आ रही है। समझ आने में और हजम होने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मुझे राबिया की भी ये लग रहा है कि अगर मेरे पास इनकी कोई किताब हो, जब ये कभी गिफ्ट करेंगी मुझे इंशाल्लाह, वो कप ऑफ कॉफी, तो इनकी किताबें भी जो होंगी ना, वो फर फर पढ़ने वाली नहीं है। जैसे कि आपने कहानी उठाई, गडरिया की कहानी उठाई और आपने पढ़ ली फर फर पूरी कहानी, या कोई मुस्तनसर साहब की या किसी की भी उठाई, तो इनकी है मेरा ख्याल है कि चीज पे रुक जाने वाली कहानियां हैं। बिकॉज एक शायद मुझे कहना चाहिए कि गिला कहना चाहिए, आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, कि इनकी हर कहानी में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं इस डिस्कस करने वाले। और फिर वही बात है, पहले पिछली कहानी पे मैंने सोचा था कि हम अगले सैटरडे को इंशाल्लाह मिलेंगे तो बात करेंगे। अब मैं सोची हूँ कि इस कहानी में भी जो है वो बहुत से अलग अलग पैराग्राफ में बात हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जो चीजें एक चीज में डल जाती है ना, तो उस पर ये भी कहा जा सकता है कि हर पैराग्राफ के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा जा सकता है। ये मेरी फीलिंग है, और जिसको जैसे समझ में आए।
जी खतीजा, आपका माइक नहीं खुल रहा या आप मसरूफ हो या आपको आवाज नहीं आ रही? जी किसी और को कोई बात? हम माइक फिर राबिया को दे दें, किसी और के पास कोई बात है करने वाली? मैं वो उस बात पे कहना चाहूँगा जो सुनाग आपने की है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा मुझे उसमें दो अल्फाज थे, एक वो भी है जो वो कह रही हैं, इसके अलावा एक जगह पे लफ्ज़ कारी भी मेंशन है। जरा उसी सा के ऊंचा राउंड बोल लें जवाद। आप बताइएगा माइक बेहतर। मैंने पहला जी बंदा देखा जो इतना आहिस्ता बोल रहा है। अच्छा, आहिस्ता भी प्यारा भी, लेकिन जरा सा ऊंचा बोल लें। हाँ, जी अब मैं जी वही अच्छा बोलते हैं। मैं वही अच्छा बताना चाह बोलते रहा हैं। था कि वो जो उन्होंने पॉइंट उठाया है, कुरान वाला, वो भी उसमें है मुझे नज़र आया, और लफ्ज़कारी भी है, तो है उसी के अराउंड ही जो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे डिफरेंट नहीं है, मैं वो एक्नॉलेज करना चाह रहा था। जी आप सही कह रहे हो कि उसके गिर्द है, मतलब जो हसन ने कहा ना कि हम चूंकि अब तो हम इसी शहर में बड़े सारे हो गए हैं ना। आई कम्यूट बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर, मगर लाहौर की ज्यादा जैसे दोस्त होते हैं आपके, हर उम्र के दोस्त हैं आपके, हर उम्र के फैमिली मेंबर्स हैं। तो जो बातें सिर्फ हम लेबल लगाते थे ना सिंध और बलूचिस्तान के साथ, वो वाकई हसन ने बहुत सही कहा है। बिकॉज हमारा एक इम्प्रेशन है ना कि पठान होएगा फलाना, तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी सनसनीखेज रोज बातें सुनने में आती हैं कुरान टीचर के हवाले से, आपके अपने बुजुर्गों जो आपसे बड़े बड़े हैं उनके हवाले से, कि मतलब है कि अपने दिमाग में और दिल में भी दोहराने को चीजें दिल नहीं करता। तो ये उनके साथ हम उनको खाली ना जोड़ें कि वहां की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। हम वैसे ओपरे ओपरे से मशहूर है ना कि लाहौरियों को तो बस खाने का शौक है, तो लाहौरियों को तो फलाना। सब लाहौरी इज डूइंग एवरीथिंग वॉट एवर। देखें अब ये कहानी लाहौर में बैठ के बुनी जा रही है ना। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि द राइटर हैज बीन टू बलूचिस्तान एंड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स एंड बीन टू पख्तूनख्वा एंड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स। तो अगर यहाँ बैठ के, और मेरा ये ख्याल है कि ठीक है आपका आपका जहन बहुत खुलता है चीजें पढ़ के चीजें सुन के, मगर बहुत से आपके जहन जो जो खुलना है ना आपके, जिस जिस फीलिंग के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, वो मुझे वो मुझे लगता है कि वो सुन के और पढ़ के नहीं लिखी गई, वो यहाँ महसूस करके लिखी गई है। जब हम महसूस करके कोई ये बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो थिंग्स आर हैपनिंग इन लाहौर, इन मुल्तान, इन गुजरांवाला, इन हमारे यहाँ पे भी सारा कुछ हो रहा है। बस ये है कि हम थोड़ा सा इस बात में ढके गए हैं कि लाहौरियों को बस खाने का बहुत शौक, और उसमें लगता है कि हमारे यहाँ और कुछ भी नहीं हो रहा। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम। आपके सबर का इम्तिहान खत्म हुआ? अस्सलाम राबिया वालेकुम आपका माइक नारीन। खुला था फिर बंद हो गया। जी वालेकुम सलाम, अब खुल गया। जी, और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा ख्याल था कि मेरे पास इस पे बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप सबने इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ तो बोलने को है। अब सबसे पहले बात ये है मेरी शुरू की कहानी। जब हम बात कर रहे थे पिछले किसी अफसाने पे, तो कहा गया कि शुरू की, ये है मेरी बहुत शुरू की कहानी। जब बिल्कुल लिखना शुरू किया था, उस वक्त आपके पास कमांड भी नहीं होती, आप खुद भी प्रोसेस में हैं। और सच बात किसी हद तक ये भी थी कि मैं लिख भी रही थी, और प्रेशर ये भी था कि नहीं लिखना। लिखने, राइटर, वो हमने एक आर्ट के हवाले से कर दिया ना, तो एक आर्ट के हवाले से एक अच्छा इमेज नहीं बना। जैसे मैं एनसीए पढ़ना चाहती थी, मुझे कहा गया कि नहीं पढ़ना,
हालांकि मेरे फादर ने कहा कि आप एडमिशन ले लें, लेकिन नहीं, आसपास के लोग आपको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बस हो जाती है। एनीवेज, ये कहानी जिस वक्त लिखी थी ना, उस वक्त शायद मुशाहिदा और दौर था अखबार का। हमारे पास बहुत सारे कहिए कि अखबार में खबरें बहुत होती थी। तब तक इतना सफ़र नहीं था, मुशाहिदा तजुर्बे में नहीं चेंज हुआ था। अब मेरा मुशाहिदा वक्त के साथ तजुर्बे में चेंज हो गया, तो मतलब इसमें जितनी बातें बयान की गई वो सब की सब सच थी। कुरान के हवाले से भी, फिर सिंध सराय की पट्टी हमारी, उस हवाले से भी कि वहाँ पे जबरी शादियाँ कर दी जाती हैं। लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों के हवाले से भी, मतलब मैं ये बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, अभी छोटे शहर नहीं। लाहौर में बहुत करीब से देखा। फिर हमें एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। लाहौर इस वक्त 4 लेयर्स में जिंदा है। जिस वक्त की कहानी लिखी थी, लाहौर 3 लेयर्स में जिंदा था। हम आप सब एक सेकंड लेयर के अंदर हैं। फर्स्ट लेयर हमने लाहौर की जब तक अंदर जाके ऑब्जर्व नहीं करते, 12 दरवाज़ों के अंदर की, वहाँ तो कहानी और है। वो तो बाज़ औक़ात आपको महसूस होता है कि आप सिंध और ये जो जितने हमने इलाकों की बात की, आप उनको पीछे छोड़ गए। फिर एक लेयर जो, मतलब ये सब मैंने सफ़र करके आपको मैं बात बता रही हूँ, किसी जगह नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफ़र किया है और पैरों पे किया है, यानी वो नहीं कि आप जहाज़ में उड़े बैठे, ट्रेन में बैठे हो, इस तरह चले गए। जब आप गाड़ी पे रुक के जाते हो और वहाँ की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब बहुत चीज़ें आपके सामने आश्कार होती हैं। अच्छा, अब उसके साथ अगर हम करते हैं, बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में है, वहाँ पे भी बड़े शहरों में ये मसाइल, वही कि ताकत वाली जगह जहाँ है वहाँ आप नहीं बच सकते। किसी भी जगह, वो चाहे लाहौर है, कोई शहरी इलाका है, देहाती इलाका है, आपके पास ये पावर एंड मनी की गेम है। और फिर यहाँ ये बहुत उन लोगों की गेम है, वो जो ख़ास एक मिडिल क्लास की मेंटालिटी अपने आप को खुद ही पावरफुल समझ लेती है कि हाँ भाई, हम तो बहुत पावरफुल हैं और हमें ये पावरफुल ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना है। अब उससे नीचे क्लास के अपने मसाइल हैं। हर इंसान एक दूसरे को कहीं कुछ बनने के लिए कॉपी भी कर रहा है, और उसका सब का सब आताब अमूमन घर की बेटियों पे आता है। और अगर हुस्न इत्तेफाक से आपके कुछ खानदानों में लड़कियां कम हो तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा आता है। या एक आधी लड़की पैदा हो जाए, बाकी लड़के हों, फिर तो आप पार मार ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस पूरी सोसाइटी का, कि उसे बतौर औरत, बतौर एक औरत या इंसान तो दूर की बात है, बतौर औरत भी नहीं समझा जाता कि उसकी नफ्सियाती नीड और है और जिस्मानी और है। उसे ये चीज़ें जो आप मोहब्बत में या प्यार में या लाड में कर रहे हैं, वो उसकी ज़िंदगी भी खा सकती है। एक दो जगह लिखा है मैंने कि जो मोहब्बत होती है वो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी खा जाती है। बाज़ाहिर तो ये पावर वाली गेम में इन लड़कियों के साथ पास धन, दौलत और वो सब कुछ है जो ये गरीब लड़की या एक मिडिल क्लास की लड़की सोचती है कि मुझे मिले, मेरे पास भी हो काश। हाँ, वो ख्वाहिश करती हैं कि वाओ, ये बहुत मतलब वाला चीज़ है, कोई मेरे पास होनी चाहिए। वो स्ट्रगल करती हैं, वो इसी चक्कर में पता नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस किस्म के लोगों से बाज़ औक़ात शादियाँ भी कर लेती हैं। लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं होता कि हवेलियों या बड़े घरों की या बंगलों की जो कहानियाँ होती हैं वो उन्हीं बड़ी और ऊंची दीवारों में दब जाती हैं। जैसे यहाँ फारिहा अरशद के अफसानों की बात हुई, उसके अफसानों में
ये बात बदरजा अतम मौजूद है, बड़ी हवेलियों के अंदर छुपी हुई राज उसने खोले बहुत अच्छे से। मतलब मुझे लगता है कि फारिहा ने देहात निगारी में अहमद नदीम कासमी से बहुत आगे अप्रोच है उसकी। उस अप्रोच पे मुझे अहमद नदीम कासमी, जिनके हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में देहात निगारी का कमांड उनके पास है, फारिहा उनसे बहुत अच्छा, बहुत आगे लिख गई। एक सही, एक रियल, एक सच्ची कहानी जो मौजूद हमने देखी अहमद नदीम कहानी की, वो अहमद नदीम कासमी की कहानियों में ख्वाब भी था। फारिहा के यहाँ ख्वाब कोई नहीं है, सच्चाई पे बेस्ड है वो कहानियाँ। और इसमें अब एक फर्दे वाहिद की कहानी नहीं थी। अगरचे वो लिखता भी फर्दे वाहिद है और जो सब कुछ वो बीतती भी है, मुशाहिदा भी फर्दे वाहिद का है, तजुर्बा भी फर्दे वाहिद का है, लेकिन ये फर्दे वाहिद की नहीं है। इसे ओवरऑल लिया गया कि ये मसाइल हैं, इस तरह मारा जाता है, कहीं के कहीं इसका नाम कुछ और है, कहीं इसकी सूरत कुछ और है, और कहीं इसके रंग कुछ और हैं। तो ताकत आपको हमेशा आपसे खुशी या एक सुकून जिंदगी का छीनती है और आप उसके पीछे फिर भी भागते हैं। ये और ये भी नहीं है कि ऐसा सिर्फ यहाँ होता रहा, हमारे पास तारीख में मौजूद है कि ये बाहर के ममालिक में भी जब इनकलाबात आए, उससे पहले और बाद में भी, अभी तक भी बुनियादी चीज़ कि ये मौजूद है। किसी भी तरह का एक जुल्म या किसी भी तरह का एक कि भाई तुम हम में से नहीं हो। बाकी आप शहनाज ने बात की थी और बाकी सब ने जवाब में कि अल्फाज का चुनाव और आर्ट, अच्छा ये चीज़ जिस वक्त ये मेरा ये कहिए कि शऊरी तौर पे नहीं हुआ। आप मिजाज के ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात पूरी कोशिश होती है, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो भी गाली नहीं देते, अंग्रेज़ी में भी नहीं देते। और उसकी कुछ रीज़न्स थी कि जिस वक़्त हम लिटरेचर पढ़ रहे थे, मुझे बड़े-बड़े अफ़साने कहा जाते थे और उनमें बड़ी-बड़ी बातें की जाती थी। उसकी बुनियाद अक्सर और अक्सर कुछ वाक़यात वही हैं जो सबने देखे, सुने और बीते होते हैं। उसमें अल्फाज के चुनाव से ऐसी सनसनी पैदा की जाती है कि आपका अपना कैथारसिस भी हो जाता है। कि आपको बड़ा, जैसे मैं एक क्लास है, उसे बहुत मज़ा आता है कि अच्छा इस तरह का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अब वो अभी तक अफ़साने क्यों नहीं मर रहे? उसके बाद उससे भी ज़्यादा बोल्ड लिखा गया। बोल्ड होना और बात है, बोल्ड ये भी कहानी है। लेकिन अब भी हमें बोल्ड और वल्गैरिटी की एक लाइन क्लियर करना नहीं आई और कुछ तहज़ीबों में वो लाइन है भी नहीं। मतलब वो जो मैं लाहौर की भी बात कर रही थी, लाहौर को जिस वक़्त डिस्कवर करना शुरू किया और वहाँ लोगों के पास जाके बैठ के बात करके, वो कहते हैं आप सबसे ज़्यादा सीखते यही हो, किसी अनजान के पास बैठ के आप गप मार रहे हैं। उस वक़्त ये चीज़ें समझ में आई कि कुछ जगह तहज़ीब ही इतनी मुख्तलिफ है कि आप जज नहीं कर सकते कि अच्छा ये कहानी या ये वाला तहज़ीब तो कहती है कि बात ही ऐसे होगी। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज़ीब का फ़र्क था। मैं चाहूँ भी तो बाज़ औक़ात मेरे से उस वक़्त नहीं लिखी जा सकती थी, आज जबकि ये कहानी है, ये बहुत अर्ली स्टेजेस की कहानी है। जिस वक़्त मैंने लिखना शुरू किया और शायद मेरी दूसरी या तीसरी कहानियों में से एक होगी। और बाकी
है तो दर्दनाक जवाब के उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन वाली, तो मेरा ख्याल है वैसे भी इस पे मर्दों को बात करनी ही नहीं चाहिए, बस उन्हें पढ़ के चुप कर जाना चाहिए कि आप छोटे-छोटे ज़ुल्म कर रहे हैं, बड़े-बड़े करने वाले भी मौजूद हैं। तो अच्छा किया जवाब में कि उन्होंने कहा कि मेरे पास बात करने को नहीं है। कि बस कुछ चीज़ें बात करने के लिए होती नहीं, समझने के लिए होती हैं, और हम समझ जाएँ तो वो चीज़ें रवा करने की कोशिश मर्द ही कर सकता है। बाज़ औक़ात मर्द ही बोलता अच्छा लगता है कि भई ये तो एक मर्द ही ज़ुल्म कर रहा है। उसी ने कहीं किसी हलके में बैठ के कहना होता है, बताना होता है कि यार ये ज़ुल्म है। हो सकता है उसके आस-पास कोई दोस्त, कोई भाई, कोई कज़न लाशऊरी तौर पे उसमें से निकल आए। सो कुछ जगह यहाँ मैं वो कहूँ कि है, जहाँ मुझे खुद दर्द होता है किसी कारी को क्या होगा, पहले लिखने वाला और उस पेन से गुज़रता है। जैसे यूनुस बट कहते हैं कि एक जगह, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ तो, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहला ड्रामा लिखा तो वो सब देख के मैं भी रोता था लिखते हुए, और नाज़िर भी रोता था। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि उन्हें कॉमेडी लिखनी है ताकि ये दर्द ना हो। तो ये प्रोसेस है, हम भी उससे गुज़रते हैं, तकलीफ़ से, और पता नहीं कई गुना तकलीफ़ से गुज़रते हैं, तब जाके कोई ऐसा दर्द लिखा जाता है। उसके बाद मैंने भी कोशिश की ना लिखूँ कोई ऐसी चीज़ जिसमें फ़ेमिनिज़्म या ऐसी बात आए जहाँ दर्द हो। पिछली 2 कहानियों में जैसे ज़िक्र हुआ कि ये मतलब नहीं इल्म हुआ कि मर्द की हैं तहरीरियाँ औरत की। तो शुरू में ज़ाहिर-सी बात है, एक आपका भी कैथारसिस होता है, एक लिखने वाले का भी, वो मैं भी उसमें शामिल थी। तो मैं भी उसी प्रोसेस से गुज़र के आई हूँ, कोई निराली या अनोखी चीज़ तो है नहीं। तो दूसरे इरम का मेरा ख़्याल उन्होंने बात की थी जिंदो ड्रामे के हवाले से शायद। तो जिंदो की भी कहानी असली कहानी है मुल्तान की पट्टी की, उन खातून की। फिर इस कहानी के रूट्स जो हैं यहाँ तो वो असली बीत गई, उन्होंने उसे जैसे तैसे करके, क्योंकि मैंने जिंदो पे काम किया था आर्टिकल के लिए, तो रिसर्च की। इसकी बुनियादें असल में जुड़ती हैं जाके इंडियन राजस्थान से। ये है, ज़ुबान भी जोधपुरी है, यहाँ पे इसे रांगड़ी कहा जाता है, और ये जो इन्होंने गेटअप दिया है ये पंजाब के रांगड़ों का नहीं है, ये राजस्थानियों का गेटअप है। और राजस्थानी अपनी जगह जहाँ उनके कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो अपनी मतलब उनके लहंगे मशहूर हैं कि भई राजस्थानी लहंगे और राजस्थानी खाने। तो अगर वो सोने का लहंगा, सोने की तारों का पहनाते थे ना, तो मेरा ख़्याल है वो तारें उन ख़वातीन को चुभती भी बहुत हैं, दर्द भी बहुत होता था। यही वजह है कि राजस्थानी औरत अपनी पूरी शाही औरत भी अपनी पूरी तहज़ीब के बावजूद अंदर से एक सख्त औरत है। एक तो रेगिस्तान की है, एक उस माहौल का असर है कि थोड़ा-सा आपको वो सख्त हो जाते हैं ताकि आप गर्मी और सर्दी ना सह सके, वरना फिर तीसरी उसमें पहलू ये है कि वो अपनी औरत को शुरू से तलवार से नहीं सिखाते थे। एग्रेशन है, जंगजूपन है, उनकी औरतों में भी ज़ाहिर है तलवार आपने सिखाई है, उसने जंग भी लड़नी है, और वो जो जब आपने सिखाई है आपकी उस तहज़ीब का हिस्सा है। तो ये जो जिंदो वाला भी सारा था वो मतलब कुछ मिक्स चीज़ें थी, और फिर इसमें मतलब और बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास ड्रामों में आई हैं ऐसी। लेकिन आपको जो ओवरऑल मैं जिस वक़्त लिखी थी उसके बाद, उसके कोई 10-15 साल के बाद मैं आपको सिंध की बात बताती हूँ। जामशोरो और इसके गिरदो-नवाह के इलाके, वहाँ मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई।
लड़की थी, यंग लड़की, और उसकी 4 बहनें थीं। और वो एक मतलब वही जिसे कहते हैं वो पीर मुरीद, और ये वो बड़ी हवेलियां से, और वो आपके राजधानी चल रही है, पीर साहब हैं उनके अब्बा और सब कुछ। अब मेरे लिए सबसे पहली बात ये थी जब वो मुझे पीर की बेटी होके ये कहती थी, रब्बा मेरे लिए दुआ किया करो यार, बस मुझे दुआ की जरूरत है। तो मैं सोचती थी जब तुम्हारे अब्बा की नहीं लगी तो मेरी क्या लगेगी तुम्हें, क्योंकि दुआ तो मसला नहीं है, मसला तो तुम्हारा निज़ाम है। और जिस वक्त वो मुझसे पहली बार मिली, हमारा मिलना और फेसबुक पे एक दूसरे को देखना अलग चीज़ें थी। वो मुझे फेसबुक पे देख चुकी थी, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थी लाहौर में, तो भाई तुम तो बहुत आज़ाद हो, ये हो, ऐसे हो, हम नहीं ऐसा कर सकते। तो बस उसकी बातों में एक बात मुझे जो बहुत शदीद तरह से क्लिक कर गई कि उसने कहा कि हमारे साथ वाले गांव में 40-50 औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, हमारे सैयदजादों से बाहर नहीं करते। और अब वो लड़कियां जो वहाँ की पीरों, फकीरों या मुरीदों वो वाली टाइप, वो तो जाती हैं उम्रा हज के लिए भी, ज़ियारतों के लिए भी, शादी नहीं हो सकती उनकी। और वो देखना दुखना तो डेफिनेटली हुई है कि आप गैर महरम मर्द को नहीं देख सकते, और ये आप उनकी आवाज़ नहीं पाई जा सकती। वो लड़की बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो जो उनके घर का बेसमेंट कह लें, उस टाइप में वो जाके गाती थी, तब भी उसका भाई कहता था तुम्हारी आवाज़ बाहर आ रही थी। और उसका एक ही कैथारसिस था उसके पास कि वो गाती थी, और उसके पास अब भी एक ही कैथारसिस है, वो गाती है, और उसकी शादी नहीं होगी क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई सैयदज़ादा नहीं बचा। अब मैंने इन सारे सिचुएशन में ये भी देखा कि जहाँ ये वाली रस्म है कि आपके यहाँ सैयदज़ादा नहीं है, और आपने भी कोई रब से कोई लगाई हुई है कि सैयदज़ादे से ही करनी है, तो उनके घरों में बेटियां भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने तो रब से मुकाबला ही लगा लिया है शायद। तो वो फिर आप अपने मुकाबले के उस टास्क में हैं, अपनी ही बेटियों की वो कहें, और बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से, बहुत तरीके के साथ आप उसे बलि चढ़ाते हैं। नए नए उनको जोड़े भी आते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी पहनाते हैं, जूतियां भी पहनाते हैं। वो नहीं पहनती, ये नहीं सोचते क्यों नहीं पहनती आपकी बेटियां, तो क्योंकि पैसा तो आपके मुरीद दे ही रहे हैं आपको। अब मैं इसमें वही कहना चाहूँगी कि मादा परस्ती तो, मादा तो बहुत है, लेकिन दूर से किसी एक आम औरत को, एक आम लड़की को ये नहीं इल्म होता कि इस मादे के पीछे, इस हुस्न के पीछे, उस बंदी उन कितनी औरतों का कितना दर्द है। फिर उसने एक और जुमला कहा कि हम शाम को बैठ के ना, जब हमें मौका मिलता है, ये लोग सब बाहर किसी टूर पे जाते हैं, वैसे इजाज़त नहीं है कि औरतें बैठ के बात करें। फिर ये साथ वाले गाँव की ख़वातीन आ जाती हैं, हम लोगों के यहाँ जो गैर शादीशुदा हर उम्र की औरतें हैं जमा होती हैं, और एक दूसरे को मिलके बहुत सारी गालियाँ निकालती हैं, और हमारा ना इस तरह से कैथारसिस हो जाता है। अब ये इतनी मुश्किल बात थी सुनना मेरे लिए कि मैं यहाँ लाहौर की जो तहदत लेयर्स की तहजीब थी उसको मैं बाद में डिस्कवर कर रही थी, पहले मैं ये कहानी सुनाई थी। तो ये रियलिटीज हर जगह मौजूद हैं, हमारे सामने कुछ जगह आ जाती हैं, लेकिन पश्तून जैसे हैं वो तो आपको खबर भी नहीं आती। पश्तून इलाकों की, खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबरें भी नहीं मिलती, मुशाहिदात भी नहीं मिलते। लेकिन वहाँ 2 तरह से आपको लड़कियां मिलती हैं। उनको शऊर है, सबसे बड़ी बात ये एक अजब बात है जो मैंने वहाँ देखी कि वहाँ की औरत बाशऊर है, पढ़ी लिखी है, कोई भी तबका है, बाशऊर और पढ़ी लिखी है, लेकिन वो और तरह से कैद है। तो बलूचिस्तान में भी इसी तरह 2-3 लेयर्स में चीज़ें चल रही हैं। अभी हम ये डॉक्टर महरंग को देख लें ना, कि क्या मामलात हैं। एक मतलब हमें जो कहा जाता था कि एक औरत को शऊर नहीं है,
18 साल में, 20 साल में कैसे आ गया? मुशर्रफ के दौर में तो हमें वो वीडियोस दिखाई जाती थी जिसमें वो उल्टा करके अबाया पहन के छित्रौल कर रहे हैं उसकी, और बस जनाब आप बता रहे हैं बलूची तो बहुत ऐसी, बलोच तो बहुत ऐसी कौम है, ऐसी कौम है, ऐसी कौम है। उसके पीछे क्या था? सियासी मकासद थे ना। तो वो उस वीडियो को देख लीजिए और अभी महानूर को देख लीजिए ना, तो ये वो कद काठ हैं उन लड़कियों के जो हमने देखे हैं, ना ये वो सैंडल हैं जो ये पहन के फिरती हैं, ना ये वो दिमाग हैं कि वो रिएक्ट नहीं करती हैं, ना ये वो मर्द हैं जो हमें दिखाए जाते हैं। यार इतने सारे मर्द बैठे हुए हैं और वो एक लड़की को मार रहे हैं और बाकी सभी मुंह में उंगलियां दाबे देख रहे हैं, वाह वाह बड़ा अच्छा कर रहे हो भाई, तुम लोग बड़े ग्रेट हो। इनके मर्द तो पीछे खड़े हैं, आपकी तो औरत बोल रही है। तो कुछ चीजें हमें इस तरह से भी पोर्ट्रे की गई हैं। और फिर आप आए जरा ज़ाती तजुर्बे पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो बुनियादी तौर पे हम जिन्हें बुरा कहते हैं, ख़ास तौर पे पश्तून सरहद पूरी हमारी और हमारे बलूच सरहद, यहाँ आप बेखौफ हैं सफ़र करते हुए। यकीन करें वहाँ बहुत सारी जगह बेखौफ हैं, आप फंस जाते हैं, मर्द आपको बुरी नज़र से नहीं देखेगा, वो आपके साथ उसे घूरना नहीं, मत वहाँ के मर्द घूरते नहीं हैं, वो आपके साथ सिंधी और पंजाब की पट्टी के इलाके में रहने वाले मर्दों की तरह बेबाक नहीं होते। और उनका मतलब बात वो भी करेंगे, इंटेलेक्चुअल वो भी हैं, बहुत हैं। मतलब बलोच में तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा लोग मिले ऐसे कि कम है, लेकिन जब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है। तो उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया अगर जीन्स इनके हाई हैं तो उनकी औरत भी इसी तरह की होगी। फिर हमें महानूर वाली बात आ गई सामने कि ऐसा है कि महानूर वो महारंग ने आके आपके कॉन्सेप्ट्स को टोटल चेंज कर दिया। फिर एक बात हुई हमारे माशाल्लाह की, ज़िया की। अच्छा ये वाक़यात उछलते भी आप कभी देखिए, आमरीयत में कितने उछाले गए। आमरीयत में आपको खौफ एक ऐसा दिलाया गया, ये ज़ियाउल हक के क्या मैं कहूँ उस दौर के, हमने तो मुशर्रफ दौर पे माशाल्लाह को अपनी देखा ना, अपनी उम्र के समझदार हिस्से में। तो तब भी आप बाकायदा, क्योंकि मीडिया ज़रा तरक्की कर गया था और ज़िया के दौर में भी मीडिया तरक्की नहीं कर रहा था। हमें दोनों दोनों टाइम पे उस वक़्त हमने सुना, देखा, पढ़ा। आप लिख नहीं सकते सच, आप बोल नहीं सकते सच। हास्य कहानियाँ ज़्यादा उछाली जाती हैं जो ज़ुल्म हो रहे हैं ख़वातीन पे या मर्दों पे भी। इसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं है, आप पश्तून और बलोच पट्टी में मर्द भी बहुत ज़्यादा शामिल हैं। वहाँ तो हम यहाँ अपनी बच्चियाँ बचाते हैं, वो लोग अपने बेटे बचाते हैं। पश्तून तो खैर आदी हो गया, बलोच अपने बेटे भी बचाते हैं। तो वो आपको बेशुमार लड़कों के पास ये मैसेज होते हैं कि जैसे हमें किसी ने आके तंग किया किसी जगह, तो बेशुमार लड़कों के पास सिर्फ व्हाट्सएप नंबर मांगा जाता है। तो कहानी हर जगह बराबर है, हमें समझ नहीं आई। और ये बात बहुत शिद्दत से, जुल्म की कोई एक नई लेयर बहुत शिद्दत से फैल रही है, बहुत हिडन तरीके से। फिर हमारे यहाँ घरों के बड़े जो एक पट्टी की बात हुई, लाहौर की लेयर हो, कराची की लेयर हो, माओ को ड्राइवरों के साथ अपने बच्चे छोड़ने स्कूल जाना पड़ता है। सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ जो जुल्म हो जाते हैं। और अब बच्चे और बच्चियां लड़के अभी भी नहीं बोल रहे, लड़कियां अब बोली हैं आके कि भाई हमारे ड्राइवर ने, हमारे घर के मुलाजिम ने हमारे साथ ये कर दिया और नहीं पता चला। और वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से चीज़ें बढ़ती 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 हमारे तक आती हैं। अभी हमारी एक एक्ट्रेस है नादिया लाहौरी की, उन्होंने मतलब अपनी कहानी सुनाई, बताया कि मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा में रही, हम बोल नहीं सकते। अब यहाँ मेरा ख्याल है एक और बात हुई कि कहानियों से शऊर या शऊर की कोई सतह
ऐसी कहानी शौर की सतह देखें, जो जिस वक्त आप गुजर रहे हैं, वो जैसे नौरीन ने बात की थी, जब आप गुजर रहे हैं आप शायद उस वक्त बेबस हैं, उस वक्त तो आपको नहीं समझ आएगा, आपके आसपास वालों को निकालना होता है। जिस वक्त आपके पास कोई एक ज़हनी मरीज बनने जा रहा है, सपोर्ट तो आसपास वाले करते हैं, तो ये हमारा हम कैसे करते हैं आसपास वाले, या फिर कोई और कैसे करता है, हमें बस ये किरदार अपने हिस्से का अदा करना है। बाकी इसमें सभी तहों की समझ आ गई कि ये सब तहें अपनी इसी ज़मीन की हैं, इसी धरती, इसी पट्टी की हैं, यहीं बड़े शहरों छोटे शहरों में सब एक जैसी मनी एंड पावर की गेम है। उसमें कोई भी कहीं भी किसी तरह भी हो सकता है। मतलब यहीं इसी लाहौर में, इसी इलाके में, मैं इस तरह उस इलाके को ऐसे कह लूँगी कि नौरीन और मेरे घर के दरमियान में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी की डाइवोर्स के बाद, शायद वो होनी थी या नहीं होनी थी मैं नहीं जानती, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, चलें हो गई। उनकी मदर ने कहा कि तलाक उस सूरत में लूँगी जिस सूरत में तुम बच्ची नहीं लोगी अपनी। उसने वो भी मान लिया। उसके बाद उसकी अम्मी ने कहा हमने तुम्हारी शादी करनी है इसलिए बच्ची नहीं लेनी। उसने वो भी मान लिया। अब ये चूँकि छोटी बहुत है लड़की, क्या हो रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रही, शऊर नहीं है, वो भी मान लिया। उसके बाद उसकी माँ ने उसको कहा कि शादी तो हमने तुम्हारी करनी नहीं, रहना तो तुम्हें अब इसी घर में पड़ेगा। दौलत भी है, सब कुछ है। हर नहीं दुनिया की मादी चीज़ों की हर चीज़ उस बंदी के पास है। उस बंदी के पास ना पढ़ने की आज़ादी है, हाँ, बस एक आज़ादी है, जाओ जाके दुबई में जाके चाहे करो और जॉब करो और कमा के ज़िंदगी गुज़ारो, शादी नहीं करनी तुमने। ये बात मुझे समझ नहीं आई। और चीज़ें मतलब आप जितनी तहों में चलते जाते हो उसकी नई-नई तहें आप देखते जाते हो। लेकिन इतनी वही बात है, इतनी ऊँची दीवारों में ना कि आपको कहानियाँ बाहर नहीं निकलती। इसलिए लोग समझते हैं शायद अंदर ज़ुल्म हो ही नहीं रहा। छोटे-छोटे घरों में कहानियाँ, बात एक घर से दूसरे घर में चली जाती है, जैसे अंदरून लाहौर कह लें या हमारे और छोटे इलाके जिनकी दीवार से दीवार में साथ है। हमें लगता है बस ये यहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है, या गाँव है तो बात फैल गई है, हमें लगता है यहाँ ज़ुल्म हो रहा है, ऐसा यहाँ नहीं, हर जगह है। जहाँ पे भी आप जाएँगे आपको ऐसी बात मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी आपने पिछली सारी सदियाँ जो गुज़ारी यहाँ, अभी तक हमने एटलीस्ट बेटी को कबूल नहीं किया, फिर ऊपर से हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हम हिस्सा कैसे दें आपको? फिर हमें मसला हो गया कि हमने जो है वो कोई सैयद बन के रहना है। बेशुमार नकली सैयद पैदा हो गए। इतने अरब में सैयद नहीं है जितने पाकिस्तान में हैं। तो ये तमाम मामलात हो गए। बस फिर उससे चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड, जितना हमें जुनून आ रहा है ना अच्छे होने का, असल में हम कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस में तो फिर ज़ुल्म ही ज़ुल्म होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। इरिटेट नहीं होती किसी सवाल से किसी को अगर लगता है इरिटेट, मैं समझती हूँ, सीखती हूँ। इरिटेशन वाले ना दौर से शायद गुज़र भी चुकी हूँ। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो आपके अंदर से सबसे पहले ये खन्नास मार देता है कि सवाल नहीं होगा। वहाँ तो ये है जितना बड़ा, जितना सख्त सवाल होगा वही आपको सिखाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की भी तरबियत ने इस पे असर दिया कि इरिटेशन नहीं होती, आप उसे सीख रहे होते हैं और ना आप तंग होते हैं। तो कम से कम मैं जब हूँ आपके साथ तो मैं किसी सवाल से इरिटेट नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। जी नारीन। थैंक यू राबिया। एक तो ये बहुत मुझे सुन के हैरानी हुई कि आपने कहा कि ये मेरे शुरू के दिनों की कहानी है। मुझे तो कहानी बहुत बहुत मैच्योर और बहुत
जैसे मैंने कहा ना, मुझे लगा कि शऊरी कहानी है ये, नहीं कि आपने सुना और देखा, सुना और पढ़ा और उसके ऊपर लिखी हुई बात है। एक मेरा मुझे ये सवाल आता है कि जिस चीज को हम अब बोल्ड कहने लग गए हैं, बड़ा ये खूबसूरत लफ्ज है ना बोल्ड वाला लफ्ज जो है, तो उसको अगर हम कहेंगे कि शर्मनाक या नंगा या नेकेड, तो वो हमें लगता है कि ये अच्छा लफ्ज नहीं है। तो चूंकि जब हमने उसको बोल्ड कह दिया ना किसी भी एक्सप्लेनेशन को या किसी भी तस्वीर को या किसी भी जुबान को या किसी भी चीज को, तो वो उस तरह चुभता नहीं है आके। तो समझाने के लिए चीजों का बोल्ड होना बहुत जरूरी है, मतलब नेकेड होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज पे से हर परत हटा देना बहुत जरूरी है लोगों को समझाने के लिए। मतलब जो मैंने 2 जगह बयान की हैं, जो आपने 2 जगह लिखी हैं, क्या वो पढ़ने वाले को नहीं समझ आता कि आप क्या कहना चाह रहे हो? तो लोग बहुत खुली ज़बान लिखने में या शायरी में या ड्रामे में क्यों करना चाहते हैं? इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है या पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसको लिखने के या सुनने के या बोलने के? अच्छा, इसमें मुझे अगर मैं आपको देखूँ ना आस-पास, तो एक तो ये कि आप हमारे यहाँ के आस-पास जो है मोस्टली इस पूरे कल्चर की जो लिखने वाला, बोलने वाला या ड्रामा या उसमें, तो मोस्टली लोग ही वही थे, उनकी मजबूरी थी। आपने देखा कि हमारे पास 80 की दहाई में फ़िल्म आई है यहाँ पंजाब में, पहले कराची में थी। मंज़रनामा बिल्कुल अलग था। पहले हमारे पास टीवी कराची में था। फिर हमारे पास उसकी हेड जो था वो शेयर यहाँ आ गया लाहौर। लाहौर से चला गया अब इस्लामाबाद। तो चीज़ें हमें वाज़ेह फ़र्क के साथ नज़र आ रही हैं कि जो आस-पास की तहज़ीब होती है, वो जैसी होगी, जैसे लोग होंगे, वो वैसे ही आएँगे। अब हमारे पास है सदियों की तहज़ीब फ़न की अंदरून लाहौर में। जब वो उनका मसला हो गया था रोटी-रोज़ी साथ चलाना, वहाँ चीज़ें हो गई गड़बड़। अगर आपको पैसे मिलते हैं, गलत लिखने से आप लिख रहे हो। अगर आपको गलत करने से पैसे मिलते हैं, आप लिख रहे हो। इख़्लाक़ियात वहाँ से शुरू होंगी जब आप पेट से भरे हुए, आपके बच्चों को खाने को मिल रहा है, उसके बाद तहज़ीब शुरू हो जाएगी। तो कई जगह मजबूरी है, कई जगह ऐसे ही है जैसे भई आप बताना चाह रहे हो कि आप बहुत बहादुर हो। तो यहाँ ये अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, लिखने वाले के भी नहीं हुए, बहुत सारे लिखने वालों के नहीं हुए। वो फ़ख्र से बताते हैं आप किसी महफ़िल में बैठे कुछ ऐसे लिखने वाले, हमने तो ये लिख दिया जी, इतनी बड़ी गाली और ये। अच्छा, कई जगह हो सकता है ज़रूरत हो नहीं सकता, होती है बाज़ औक़ात, लेकिन फिर वहीं आ जाता है कि आप तहज़ीब में रहेंगे या आप निकल जाएँगे बहती रौ में। तो बस ये थोड़ा-सा फ़र्क कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, कुछ मतलब नहीं है। मतलब अभी इसको देख लें ऐसे कि 2 ड्रामे भी चल रहे थे पिछले दिनों, 3 तेरे हुस्न के नाम, दूसरा स्टैंड अप गर्ल और तीसरा खुशबू में बसे खत। इन सब में शायर का किरदार है। अब इस शायरों का किरदार है, अब बस इसको वो किरदार देख लीजिए कि किसने कितनी नफ़ासत से लिखा है और कहाँ टफनेस आई है तो क्यों आई है। पैसे तो सबको, यहाँ तो तीनों को पैसे मिल रहे हैं ना, तीनों राइटर्स को, तीनों एक्टर्स को, तीनों प्रोड्यूसर्स को, सबको। तहज़ीब आ गई यहाँ दरमियान में। आपके अंदर एक तहज़ीब होती है, वहाँ से भी कहानी चीज़ें बदलती हैं। तो सो मेरा ख़्याल है कि ये आपका मिज़ाज है। मंटो आज भी होते तो आज भी वो ऐसा ही अफ़साना लिखते, क्योंकि वो उनका मिज़ाज था, वो उनकी तहज़ीब थी, उसका हिस्सा था। वो आपको नहीं लगता मतलब हमें पंजाब में बहुत सारी जगह नहीं लगता कि गाली निकाल के हम बात करते हैं। हमें नॉर्मल लगता है, बड़ी अच्छी जगह बैठे होंगे, बड़ा कमाल का हमने सूट-वूट पहना होगा, बड़े अच्छे से जूते होंगे, लेकिन जब हमारे वो मुँह से एक आती है ना गाली और उसके बाद जुमला शुरू होता है,
तो फौरन लोग, मतलब बाहर का बंदा ना फौरन कहता पंजाब दे हो, तो अब आपके कल्चर का हिस्सा है, तो क्या करें हम। मतलब कुछ चीज़ें तहजीब से बहुत बुरी तरह जुड़ी हुई हैं, उसमें एक जुबान का नाशाइस्ता इस्तेमाल भी तहजीब से जुड़ा हुआ है। जी नारिन। जी थैंक यू राबिया। ये हमें ज्वाइन किया है जो कि उस्मान सुहेल साहब। जी कैसे हो आप कोई बात करना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र खुशी जी। हुई जी है आप आपको सब देख लोग? के। जी हाँ, आज सब शुक्र कुछ है अल्लाह का। वक्त मैनेज हुआ कि मैंने भी ज्वाइन कर चले लिया। गुड। मैंने नाता जी साहबा का प्लीज। आज वाला भी पढ़ा और एक आध दिन का और भी अफसाना देखा। तो अभी तो जो बात हो रही है, मुझे लग रहा था कि अफसाना पढ़ के कि शायद इस तरह की बात हो। अब देखें, जो असलूब की बात है वो एक मुसन्नफ का हक है, तो कारी को कुछ मुसन्नफ के हकूक जो हैं वो मानना ही पड़ेंगे कि वो असलूब क्या चुनता है और जुबान क्या चुनता है। और जुबान जो है वो एक जो लैंग्वेज का जो डिस्कोर्स है जितना भी उसके कल्चर का हिस्सा है, चाहे उसमें जुबानी बातें हों, कुलकुला के बातें हों और किस तरह की बातें हों। जो मैंने देखा है हमारे अदब में, जो अमूमन जो तहजीब से मुराद ली जाती है वो तहजीब एक बड़ी मखसूस गंगा जमनी तहजीब का तस्वर लिया जाता है। अगर हम अपने पंजाब का कल्चर देखें, जो लोग देहाती माशरे से वाकिफ हैं और उसके साथ उनको मुकालमा करने का, उस पर रहने का और उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, वो लोग इस बात की गवाही देंगे कि जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग थे जी, उन सब की तकिया कलाम पे गाली हो, छोटा बड़ा ख्वातीन मर्द जहाँ भी बैठे उन्होंने बोल देना और रवानी। लेकिन जो अभी हालिया हमारे यहाँ, जैसे मेरे फसी बारी खान साहब हमारे दोस्त हैं, वो ड्रामे लिखते हैं, वो कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मतलब हर गोशा वो नहीं होता कि उसको बेनकाब ही किया जाए। कुछ बातें जो हैं वो इनडायरेक्टली भी कही जा सकती हैं, कहीं खुल के बात करना भी जरूरी होती है। उनके ड्रामे देखता हूँ। और हमारे यहाँ जो स्टैंड अप कॉमेडीज हैं इवन इंडिया में हो रही हैं, ये सारी की सारी जो ये वाली लहर आई है, मुझे लगता है ये वेस्ट से आ रही है। ये वेस्ट में मूवीज में, किताबों में, अब तो किताबों के टाइटल भी अ, बिल्कुल ही बोल्ड या नेक के बजाय कुछ और ही कहना पड़ेगा। बहुत ही मतलब वल्गैरिटी को एक नॉर्मलाइज जैसे कर दिया जाता है, वो वाली सूरत हाल बन गई है। लेकिन राबिया साहबा के जो मैंने अफसाने देखे हैं, मैंने देखा है कि बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात लिखती है। और अ, मेरा भी ख्याल कि इन्होंने कुछ ऐसे किनाया इस्तेमाल किया है जिससे कुछ ज्यादा ही हमें और लगे, क्योंकि जो शायद वो कहना चाह रही थी उसके लिए ज़रूरी थी वो अल्फाज। अ, मुझे याद है कि आसम बख्शी साहब ने एक तर्जुमा किया और मुझे भेजा, तो मैंने उन्हें एक मुनासिब एक लफ्ज पे कहा कि आप इसकी जगह यूं भी तो लिख सकते थे। तो आ, कहने लगे कि अब अंग्रेजी मुहावरा तो यही है जो मैंने तर्जुमा किया था, तो फिर मैं क्या ये कर दूं। मैंने कहा जी ये तो और भी ज्यादा मुझे लगता है कि शाइस्ता है। कहने लगे उस्मान भाई, उस माहौल और उस बात को प्रेजेंट करने के लिए अब फिर यही अल्फाज बचते हैं हमारे पास। तो यहीं पे आई थिंक वो शायद जरूरी भी हो जाता है, वरना शायद उस मौजू का प्रॉपर जो है वो इब्लाग ना हो सके और वो बात पहुंचाई ना जा सके, क्योंकि मुसन्नफ कम्युनिकेट तो करना चाहता है। तो मुसन्नफ को उसका कुछ हक कारी को देना चाहिए कि वो अपनी बात को मुकम्मल तौर पे कम्युनिकेट कर सके, इब्लाग कर सके। तो जुबान की ये जो पेचीदगियां हैं, लसानी मसाइल हैं,
जो हमारे कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आके हमें शायद कुछ बातें चुभती हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल से राबिया साहबा का जो अफसाना है जो मैंने ये अभी पढ़ा आज, इसमें तो कुछ ऐसी बात मुझे नहीं नजर आई। इस तरह के अफसाने जिस तरह लामची जुबान में लिखा इन्होंने, और मतलब अ, एक तो कहानी होती है जी, कहानी तो मतलब मैं कहूँगा कि कहानी तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन उसमें जो गहराई है उस कहानी में, वही उस कहानी को अफसाना बनाती है। और इन्होंने बड़ा मतलब खूबसूरती से इब्लाग किया जी। थैंक यू उस्मान, थैंक यू जी। थैंक यू उस्मान। जी मैं उस्मान की बात को थोड़ा सा नॉलेज आगे जी बढ़ाना प्लीज, चाहूंगी। इन्होंने जी एक बात प्लीज। बहुत अच्छी की कि कुछ चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं, जैसे फंसी बारी के, और ये स्टैंड अप, अब ये जैसे स्टैंड अप गर्ल्स, हाँ मैं फंसी के भी देख रही हूँ। हाँ, यहाँ मैं इनसे बहुत इत्तेफाक करती हूँ। हम पता नहीं क्यों नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं चीज़ें। नॉर्मलाइज करने से चीज़ें जो है ना, वो सोसाइटी इस वक्त वैसी गड़बड़ का शिकार हो गई। कुछ हमारे बच्चे मुस्तकिल जो सोशल मीडिया से कैसे रिलेटेड हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। अब उनको अगर दिखाना है तो उन्हें उस पैराए में लाके दिखाना है। और चाहे वो फंसी हो या ये स्टैंड अप गर्ल्स वाला, वो अच्छा स्टैंड अप गर्ल्स का भी अभी मैं रिसर्च किया तो पता चला 2017 में ये सीरीज न्यूजीलैंड से आई थी, और अब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया गया, और यहाँ उसको ला के कैसे, कहानी यहाँ बहुत झोल में है अगरचे, लेकिन कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं वहाँ। कुछ चीज़ें, कुछ जुमले बहुत, कुछ मुकालमे बहुत बोल रहे हैं, जो शायद अभी सोसाइटी को सूट नहीं करते, लेकिन वही बात है, हम ना जाने क्यों कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जी थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से भी ज्यादा ये जो मतलब मैंने ये ट्रेंड देखा, जैसे मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ, भारत में देखता हूँ, इंडिया में, वहाँ पे नेटफ्लिक्स पे जो उनकी मूवीज आती हैं उनमें बहुत सारी चीजें रवज की जा रही जो कि पहले शायद उनकी सोसाइटी में भी उस तरह से खुलखुला के नहीं थी। तो हमारे नौजवान की जो है वो यंगस्टर्स या इंडियन कंटेंट देखते हैं या वेस्टर्न कंटेंट देखते हैं, तो वहाँ तो चाहे मर्द हो या ख्वातीन हो, एक ही मतलब उनका अंदाज होता है। मतलब जितने भी बड़े कॉमेडी शोज, स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी के नाम हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब हमारे पंजाबी स्टेट ड्रामे तो जी उनसे बहुत बेहतर होते हैं, मैं कहूँगा। इतनी इस तरह से तो यहाँ पे भी बात नहीं होती। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, अगर आप जैसे ईरान में देखेंगे, वहाँ पे लिटरेचर भी है और वहाँ पे मूवी भी होती है, और उनकी मूवीज देखें तो उनकी अदाकारी, उनका कंटेंट, वो बंदा देखने पे उसके साथ इंगेज होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कंटेंट नहीं निकल रहा जो इंसान को, जो पढ़ने वाले को या देखने वाले को इंगेज करे। वजह ये है कि मेहनत की कमी है। यहाँ हम इंडियंस को कॉपी करेंगे, हॉलीवुड को कॉपी करेंगे, ब्रिटिश चीज देखी उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। सो वो जो हमारा अपनी क्रिएशन है, जो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, वो नहीं है। उस वजह से जो कंटेंट है वो बहुत सब स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल सतही सुपरफिशियल होता है। तो लोग जो है वो माइल होते हैं कि फिर वो उस तरफ जाके कंटेंट को देखें। अब जब वो वाला देखते हैं तो वो उनकी तहजीब से आ रहा है, यहाँ बहुत सारी चीजें नॉर्मल है जो हमारे यहाँ नहीं है। तो उनकी जो जुबान है, लैंग्वेज है, उनकी जो असलूब है, उनका जो जिस तरह वो आर्टिकुलेट करते हैं, जो उनका रिटोरिक है, वो सारा का सारा जो है वो उनकी सकाफत में से पैदा हो रहा है। और हमारे यहाँ भी जो यंग जनरेशन है वो अब मतलब
उस सकाफत में रंगी जा चुकी है। और ये मैं चूंकि लाहौर इस्लामाबाद तो बहुत खास देखा है मैंने, कराची में भी मेरा इत्तेफाक रहा देखने का, दूसरे शहरों में भी होता है। और हमारी सकाफत तेजी से जो है वो बदलती जा रही है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर आप लोग कभी हमारे पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं उन पर प्रोग्राम देखें तो ख्वातीन के साथ बात करते हुए मैम और मर्द हजरात के नाम के बाद सर का लफ्ज दिखाया जाता है। ये सारा का सारा इंडियन अस्मिता आज से 5-10 साल पहले कभी कोई किसी को इस तरह से नहीं बुलाता था कि नबील सर नहीं कहता था। सर नबील कहते तो और बात है, स्कूल में जैसे कहते हैं नबील सर, सादिया मैम। तो आप देखिए हमारी, आप ये बिल्कुल ऐसी चीज में हम गौर नहीं करते। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम रंगे जा चुके हैं और अब तकरीबन रंगे जा चुके हैं। अब इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि वापसी की राय है, अनलेस कि हाँ, हम या अपनी अनलेस कि हम अपनी कोई ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपके सामने देखे हैं अभी मोहतरमा राबिया के मतलब इन्होंने मुझे मतलब इनकी तहरीर ने मुझे एंगेज किया है। मुझे लगा कि इस बात में कुछ मतलब दम वाली तहरीरें हैं, कुछ सोच का मवाद है। तो इस तरह मतलब इस तरह के काम, इस तरह की चीजें सामने आए तो लोग उस तरह एंगेज होंगे और जो हमारी सकाफत से निकलेंगी चीजें वो मतलब फिर हम अपनी एक मतलब कल्चर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और चीजों को अ, मतलब रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा कंटेंट देने से लिखा जो सोच का जहन में मतलब मैं सच्ची बात बताऊं तो मोस्टली आजकल मैं नॉन फिक्शन पढ़ रहा हूँ पिछले 6-8 वर्ष से। और सारा बाहर ही होता है जैसे लेकिन मैं अगर अपने लोकल सीन पे देखता हूँ तो मुझे तो किसी बात में अमूमन गहराई नजर नहीं आती। हाँ, जैसे अगर मुझे नजर आए तो ऑब्वियसली फिर वो कंटेंट जो है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। ऐसा टेक्स्ट जो बंदे को एंगेज करे, ऐसी ऑडियो विजुअल चीज जो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि टेक्स्ट से ज्यादा वैसे तो आजकल हर चीज को टेक्स्ट में गिना जाता है मॉडर्न क्रिटिक में, लेकिन अ, जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है ये लीव अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माइंड्स कंपेयर टू रिटन टेक्स्ट। तो उसमें भी, मगर उसके भी पीछे एक टेक्स्ट ही होता है, उसमें भी मुकालमे लिखे जाते हैं, एक थीम बनाया जाता है, एक स्टोरी लाइन होती है। ठीक है, थैंक यू उस्मान। तो जी राबिया। नहीं, बस मैं इनसे इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हम रंगे जा चुके हैं। अब आप जितना मर्जी अच्छा कोशिश करें देने की, अब आपको उस रंग में रंग के देना होगा। अदरवाइज कोई रिलेट नहीं करता ऐसे मौज़ूआत, ऐसे स्लूब। ये फीका लगता है, ज़रा वज़न नहीं होता इसमें उन लोग बच्चों के लिए, नई नस्ल के लिए। तो खैर हर दौर का एक अपना, हर दौर अपनी पूरी नफ्सियात, पूरी तहज़ीब लेके आता है साथ। और ये भी सच है, नेटफ्लिक्स हो, डिज़नी हो और ये बाकी जगहें, इन्होंने हमें जो हीरोज़ दिए वो डिफरेंट थे। जो हीरोइन्स थी वो डिफरेंट थी। हमारे बच्चे उससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अफ़सोस बस ये है कि वो उस तहज़ीब के साथ उस तरह पढ़ के उस मुकाम तक ज़हनी शऊर लाके रिलेट नहीं कर रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देख के रिलेट कर रहे हैं। उसकी रीज़न हम भी हैं। हमने उन्हें ये सारी अवेलेबिलिटी दी। ये चैनल्स तो वो हैं जो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पेमेंट करके खरीदते हैं। हम पहले पेमेंट करके टीवी देखने के आदी हुए, फिर हमने डिश विश लगवाई और फिर ये पता नहीं केबल का दौर आया। धीरे-धीरे हमने बच्चों को सब फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी। लेकिन अगर हम अभी देखें पिछले दौर में या उस एरा में, तो हमें अखबार पढ़ने की इजाज़त होती थी एक नस्ल को, डाइजेस्ट पढ़ने की एक ख़ास उम्र तक इजाज़त नहीं होती थी। फिर ये कि हम अब सब चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं उनका अपना बच्चा कॉपी नहीं कर रहा।
वो तहजीब का हिस्सा होते हुए भी किसी खास असूल के अंदर कैद है। जिस वक्त ये दौर आया कि आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उस दौर में भी आपके हर उम्र के बच्चे के पास एक केयर के तौर पे उसके माँ बाप उसके टाइमिंग और उसकी मतलब जो मैं देख रही थी कि एक रिपोर्ट में कि उनकी हर एज के मुताबिक सिम भी अलग है कि इस हद तक यहाँ मवाद आ सकता है। वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, हमारा तो बिल्कुल कंट्रोलिंग सिस्टम कहीं पे भी नहीं रहा। तो हम रंगे जा चुके हैं, हमें जो चीज़ जहाँ से मिलती है, जिसको मिलती है, उस बच्चे ने वो वैसे अडॉप्ट कर ली है, वो सिस्टम चलते चला जा रहा है। सो अब हम शायद नॉर्मल होते बहुत देर लगे अगर होना चाहें तो। हमारा वो जो है ना ज़ाती मतलब अभी एक रिसेंट मूवी क्रैशिंग ईद आई नेटफ्लिक्स पे, उस पे एक पाकिस्तानी हीरो दिखाया, लेकिन जब वो कहीं जाता है तो उसे हर कोई पूछता है आर यू हिंदू, तो फ्रॉम इंडिया। अब ये जो 2 लफ्ज़ थे ना, ये उस मूवी में थे। मतलब पाकिस्तान कहीं पे नहीं खड़ा अपनी तहज़ीब के हवाले से, पहचान के हवाले से कहीं नहीं पहचाना जाता। हाँ, लेकिन अब क्या करें हमने वो कोशिश ही नहीं की शायद। जी नौरीन, थैंक यू। राबिया जी जी। जी राबिया, कमी असल में ये है कि जिन चीज़ों को हम रो रहे हैं ना, अगर फर्ज करें कि कभी हालात ख़राब होते हैं या इंटरनेट ख़राब होता है या हालात ख़राब में सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से इंटरनेट को बार कर दिया जाता है, तो हम बड़े कितना फड़कते हैं। आप ये देखो, लेट अलोन द किड्स। आज भी सब कुछ हो सकता है। हम जो ये रोना रोते हैं ना कि नहीं हो सकता, दैट्स नॉट ट्रू। आज कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं हो सकते कि यू बीइंग पेरेंट्स, मदर और फादर, आपको अपने इंडिपेंडेंट वक्त की इतनी मुसीबत पड़ी हुई है कि आप चूंकि उसमें से बच्चे को टाइम देना नहीं चाह रहे, तो आपने उसको गैजेट पे डाल दिया। इसमें बच्चे का तो कसूर ही कोई नहीं है। मेरा मतलब कहने का है कि अगर आप घर में फर्ज करें कि आपका घराना वेजिटेरियन हो गया, अगर आप 4 दिन घर में मुर्गी पकाएंगी बिकॉज घर में सब्जी नहीं है, तो क्या करेंगे? फाके से मर जाएंगे सारे घर वाले। बिकॉज जो चीज आप प्रोवाइड करोगे उसकी हम आदत डालते हैं ना फिर अपने आप को। आपने कॉम्प्रोमाइज किया है कि स्कूल को तो लेट नहीं होना, फजर की खैर है। तो ये ना कहें कि बच्चे हमारे मानते नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग। ऐसी भी कोई चीज को मैं नहीं मानती कि बच्चे नहीं मानते, और ऐसी भी कोई चीज को मैं नहीं मानती कि मैं नहीं मानती। जो भी चीज मेरा ये बहुत जाती ख्याल है कि आप जो भी चीज प्रोवाइड करेंगे उसका खरीदार आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये अल्लाह का निजाम है। हॉस्पिटैलिटी में हमारा दीन पर हम आया था ना, और कोई मानने को तैयार नहीं था, लेट अलोन 1 पर्सन और 2 पीपल। तो ये भी कहना कि हमारे पास ताकत नहीं रही, हमने ताकत कभी अपनी आजमाई नहीं। आजमाते हैं तो पता लगता है ना कि आप में ताकत नहीं रही। सुपरफिशियल टॉक, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी डोंट हैव ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ये कोई तरीका है बातों को करने का? मतलब है कि आपने ये अच्छा, फिर ये है कि जो चीज प्रोवाइड होती है उसके बाद उसी की सारी टॉक्स आना शुरू हो जाती है। सुनने से असर नहीं होता, देखने से असर होता है। देखने से असर का मतलब है कि वीडियो पे हुक हो जाओ। भाई सुनने से अगर असर नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला कान बनाने बंद कर दे। क्यों नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनके कान होते हैं सुनने के लिए? मेरा मतलब है कि हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस बात को कि कुछ चीजों का प्रोवाइड करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को राइज करने की सबसे एक मुस्बत तरीका ये हो सकता है आपके अंदर, अपने अंदर, कि भले आपके पास मुआश कम है या ज्यादा, आपने कुछ चीजों के फैसले करने हैं। अगर आपने हर चीज का फैसला ये करना है कि मैंने ऐसा ही लिखना है जो मेरा अफसाना बिके, मैंने ऐसा ही लिखना है कि जो मेरी हर चीज हर जगह छपे, तो ये आपका फैसला है ना। बिकॉज आपको घर चलाने के लिए फाइनेंसेस चाहिए। आप कुछ ऐसे फैसले करते ही नहीं हो कि चलो जी चंद अफसानों पे मुझे पैसे ना मिले, मैं फ्लोट करती हूँ, देखें कोई मानता सुनता है।
तो कैसे आपने मान लिया कि आपने किस चीज पे एफर्ट किया, तो अल्लाह ताला ने कोई नफरी नहीं पैदा की जिन तक आपका वो मवाद पहुंचे। इतने गलत फैसलों को पे खड़े हो के हम ये ना कहें कि यंग जनरेशन हमसे सुनती समझती नहीं है। आप लड़ लड़ के बच्चों को नया टेस्ट डेवलप करवाते हैं ना। पहले हर कोई पाकिस्तानी खाना खाता था, फिर हमारे मुल्क में चाइनीज आ गया, फिर पाकिस्तानाइज्ड चाइनीज आ गया। आपने जबरदस्ती बच्चों को कर कर करके मैगी नूडल्स की आदत डाली ना। पहले घर में पराठे बनते थे, अगर रोटी नहीं बनती थी तो पूड़ियां बनती थी, कुलचे कतलम्मे बनते थे। आपने उसी मैदे से नूडल्स बनाई और बच्चों को नूडल्स की आदत डाल दी। अब बिकॉज यू लाइक इट कि अगर आपने आपका मुलाजिम छुट्टी पे है या आपने आज पकाना नहीं है तो बच्चे नूडल्स खा के पेट भर लेंगे, तो ना कहे मेरे बच्चे खाते ही मैगी है। तो मेरा ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा गलत है। हम इस बात के आदी हो गए हैं कि आपकी रेडी के साथ मैंने रेडी इसलिए लगानी है कि आपकी छलियां बिकती हैं। मैंने ये कोशिश ही नहीं करनी कि अगर मैं सेब की रेडी लगाती हूँ तो देखते हैं कि लोग सेब खाने आते हैं। अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है ना बहुत ज्यादा, बिकॉज हम खुद वेस्ट से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि हम चाहते हैं कि उसके तरीके के ऊपर मैं लिखूं और मेरे बच्चे उस तरीके को अपनाएं। वी डिसलाइक सर्टेन थिंग्स आवरसेल्व्स। तो यंग जनरेशन को तो आप कुछ ना कहें। बाप वैसे क्वालिफाई करता है कि काम करके आया, उसके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ साहिबा जो है वो सोशल हो गई हैं बहुत ज्यादा, उनके पास बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। तो बचता क्या है आपके पास? डिज्नी चैनल। बचता क्या है आपके पास? नेटफ्लिक्स। ना दे ना पैसे नेटफ्लिक्स के, देखें रोने फड़कने दें घर वालों को सब, बिकॉज आप खुद फड़केंगे सबसे पहले, इसलिए आप चैनल के पैसे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यंग पौध को ब्लेम नहीं करना चाहिए। व्हाट वी आर गिविंग देम, दे आर हुक टू दैट। हम प्रोवाइड, देखें अब मेरा 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा तो प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। उसके पास तो ना इतनी पॉकेट मनी है और ना उसके पास अपने बैंक अकाउंट के कार्ड्स हैं। तो मैंने उसके पैसे पे करने हैं ना, मैं ना दूं पैसे। अब कितना आराम से बच्चा एक जुमला माएं बोलने लग गई है। नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा जिद करता है। भाई जिद करने दे। आपने बचपन में कभी जिद नहीं की, आपको हर चीज मिल जाती थी जिद करने पे। नहीं, फिर वो खाना नहीं खाएगा। नहीं, फिर वो रोएगा बहुत। लेट हिम क्राई। डॉक्टर्स कहते हैं रोना तो थोड़ा बहुत चाहिए, बिकॉज आपके लंग्स काम करते हैं। कुछ फैसले आपने अपनी कन्वीनियंस पे किए हुए हैं ना। तो फिर यंग पौध को प्लीज कुछ ना कहें। आज पॉकेट मनी बंद कर देंगे, 4 दिन वो दरवाजे ठाक करके मारेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आप ही सीधे हो जाएंगे। हम इस नहज पे अपने आप को लाना नहीं चाहते अपनी ईज के लिए। आज चार चार लिखारी, अच्छे बड़े लिखारी फैसला करें। हमने नंगी जबान नहीं लिखनी। कैसे दुनिया नहीं पड़ेगी उनको? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पड़ेगी। आज आप कहें कि नंगे ड्रामे हमने नहीं दिखाने, कैसे दुनिया नहीं देखेगी? सब देखेंगे। हम खुद अपनी आसानियों में से अपनी आसानियों पे खड़े हैं और इल्जाम देते हैं दूसरों के ऊपर। कुछ फैसले हम करते हैं ना। मैंने एक फैसला किया हुआ है कि मैंने, अगर अल्लाह ना करे कोई मुसीबत ना आ जाए, मैंने कहीं भी टाइम पे पहुंचना है। अगर वहां पे वो शादी के घर वाले आए हुए नहीं आए हुए, खाना लगाने वाले खाना लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, आई गिव माई टाइम एंड आई कम बैक। उसके बाद आप अफसाने जितने मर्जी खड़े, व्हाट डू आई केयर। ना आए मेरे बच्चे की शादी पे, आप शादी तो फिर भी हो जाएगी। तो मतलब है कि ये आपके फैसले हैं करने वाले। ठीक है, बीइंग लिविंग इन अ फैमिली स्ट्रक्चर, हम बहुत से फैसलों को पे नहीं कर सकते, नहीं कबूल करवा सकते। लेकिन जिन फैसलों पे, छोटे मोटे फैसलों पे तो आप खड़े हो सकते हैं ना। आप करना ही नहीं चाहते ईज के लिए। तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल, ब्लेम योरसेल्फ कि आप अपनी आसानियों पे कहाँ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे हसन नहीं है थोड़ा यहाँ मैं पे? दखल हसन नहीं, उस्मान एक सेकंड। जी हसन, आपने नहीं कहा कि एयर टाइम बहुत ज्यादा हो गया? आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। हसन जी बस देखे, मैंने खामोश रह के कह दिया। जी उस्मान प्लीज। हसन के साथ मेरी मुलाकात भी ड्यू है अब इंशाल्लाह मंडे को। हम मैं ये कहना जी चाहूंगा मंडे को कि आप आ जाए। नहीं, मंडे को तो आप नहीं, सुने मेरी बात उस्मान सुहेल, मेरी बात सुने कि ये हम अगले सैटरडे को इंशाल्लाह सबवे में मिलेंगे। अगर आपका घर जाना ना हो किसी भी हवाले से, खैर से, तो राबिया भी आएंगी
आप जरा कोशिश करके वहां आ जाए हसन को मिलने। जी बिल्कुल, हसन से मेरी होती रहती है मुलाकातें। आप तो ये ऑफिस मेरे ऑफिस के करीब ही आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जी असलूब के मतलब हवाले से कि जी लैंग्वेज, तो मैंने जैसा अर्ज किया कि कल्चरली जो भी बैकग्राउंड होता है, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है उस हिसाब से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे भी होता है। लेकिन पढ़ने की वजह से ये नहीं होती कि उसकी लैंग्वेज इस तरह से है। नेटफ्लिक्स पे कभी कभी मैं भी मूवीज देखता हूँ, और हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मतलब 2-4 महीने में भी एक मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में मूवी देखना जो है ना, मेरे लिए बहुत कभी कभार ही होता है। लेकिन मैं उसमें से ये देखता हूँ कि उनकी, मैंने इवन बड़ी बड़ी वायलेंट किस्म की मूवी देखी जिसमें बड़ा शरीर किस्म का वायलेंस है और वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पे भी इट्स नॉट जस्ट वायलेंस या लैंग्वेज या नुआंस्ड लैंग्वेज, उसमें वहां पे कुछ ना कुछ सोचने का, कुछ गहराई वाली बातें होती हैं। कुछ ना कुछ गहराई वाली बातें जरूर होती हैं, जिसमें इवन मैंने तो ये देखता हूँ कि अब वेस्ट में जो भी मूवीज आती हैं उनमें कहीं ना कहीं राइटर अपना एक वर्ल्ड व्यू भी देता है, अपना एक वर्ल्ड व्यू को उर्दू में क्या कहना है, हसन ही बता सकते हैं। अ, तो वो एक 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 उसमें कुछ अफाकी चीजें भी होती है विच अट्रैक्ट्स एक्चुअली। लैंग्वेज इज, आप कह लें कि वो एक उसकी एक ज़िमनी पहलू उसका जरूर है, और लोग उसको डिफरेंट हवालों से मतलब मैं खुद के कहूँगा लोग चैरिश भी करते हैं उसको, लेकिन उसमें गहराई का अंसर जरूर होता है। अब जैसे मुझे ऑफ एंड ऑन सारे लोग किताब भेज देते हैं मेरे पास, और कई किताबें मेरे पास पढ़ी है जो मैंने खोल के बस ऐसे सरसरी सी देखी। अफसानों की भी किताबें देखी, लेकिन उनमें अगर मैं मंजर निगारी की बात करूं, मुकालमात की बात करूं, थीम की बात करूं, तो मुझे कहीं भी गहराई नजर नहीं आती। लेकिन आज मैंने राबिया साहबा के जो, अब इसलिए नहीं कि यहाँ बैठी हुई है तो पर मैं मतलब इसके ऑनलाइन यहाँ पे मैंने इनका ये अफसाना पढ़ा, तो मैं मजबूर हुआ कि उनके जो दूसरे अफसानों के नाम रिश्ता पे आ रहे थे उनको भी जाके, तो मैंने राजमहल के साथ वो हसीना मन वाला देखा, अ, और एक और भी अफसाना, और अब मुझे ख्याल है कि मुझे और भी अफसाने में इंशाल्लाह जरूर देखूंगा, क्योंकि कुछ गहराई जो है ना, जो गहराई, एक एक डेप्थ है, वो मुझे उसमें नजर आई है जिसने मुझे एंगेज किया है। वरना फिर मतलब मेरे लिए कोई मजबूरी तो नहीं है, ठीक है, मैं इनका दूसरा अफसाना भी पढ़ता या फिर तीसरा अफसाना भी पढ़ने का इरादा रखूँ। तो खास बात यह है कि अगर हमारे कंटेंट पे मेहनत करके कंटेंट हमारे यहाँ राइटर्स लिखे, तो कोई गहरी बातें भी उनमें हों, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो रीडर है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, जाता है। अच्छा, ये भी एक मिथ बना हुआ है कि रीडर से नहीं पढ़ती है। मेरे पढ़ने लिखने वाले जितने दोस्त हैं वो सब मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। कोई 20s में है, कोई अर्ली 30s में है, इस एज में है, कोई बस 10 साल छोटा है, बस 15 साल छोटा है, और वो मुझे किताबें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अच्छा आपने ये पढ़ा है, अच्छा आपने ये नहीं पढ़ा, अच्छा ये देखे हैं, इसमें ये चीज है। एंड इवन मतलब मैंने तो पिछले दिनों अपनी फेसबुक पे एक्नॉलेज किया कि ये मेरे से साहब जो है 15 साल छोटे हैं, मैंने इनसे बहुत सीखा है। तो वो किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैंने वो देखा है कि वो क्लासिक वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, क्लासिक अरेबिक के जो उन्हें तराजम मिलते हैं, पर्शियन के जो मिलते हैं, किसी भी जुबान में लिखे वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब नेट की वजह से बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं। आपको पीडीएफ किंडल रीडर के फॉर्मेट पे चीजें मिल जाती हैं, और लोग वहां से क्लास करके पढ़ते हैं। लोकल लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, लोकल लिटरेचर दोबारा नहीं वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी इसमें गहराई नहीं है जो आज लिखा जा रहा है, और जो आज से थोड़ा पहले लिखा गया है उसमें भी वैसे आपस की बात है, मतलब सब में उतनी गहराई नहीं है। अगर मुझे कभी जिंदगी में मैं मजबूर हुआ हूँ कि कोई किताब दोबारा तीसरी चौथी पांचवी दफा उठा के पढूं, तो वो सिर्फ 2 राइटर्स हैं जिनकी किताबें मैंने 3 पढ़ी है। ज़ुल्फ़िकार रहमान साहब हैं, यूसुफ़ी साहब हैं, और इब्न सफ़ी। इनके अलावा मैंने कभी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं मंटो का अफसाना दोबारा पढ़ लूं। कासमी साहब के देखिए उस्मान साहब, अफसाने पढ़े तो, हाँ जी। थैंक यू उस्मान साहब। बात सिर्फ ये है कि
दूर की चीज़ बहुत सुहानी लगती है ना हमें। बहुत आप सही कह रहे हो कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और एक मैं बताऊँ बात, कि दूसरे की चीज़ अच्छी भी बहुत लगती है, जो मुश्किल से अवेलेबल है, बहुत लगती है। और जो अपना है उसको हम फ़र्क फ्रेम ऑफ माइंड से, मैंने ये देखा है कि फ़र्क फ्रेम ऑफ माइंड से देखते हैं। हम उसको उस नज़र से ही नहीं देखते कि जिस नज़र से उसको एप्रिशिएट किया जाए। और जो पीडीएफ में चीज़ अवेलेबल हो रही है, वो आपके हाथ नहीं लग रही ना वैसे, तो आप उसको उतनी अहमियत भी नहीं देते। और एक जो बाकी कल्चर्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है, वो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मैं देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी देखा जाए तो पंजाबियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि हम किसी को एप्रिशिएट नहीं करते बहुत आराम से। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। एक पूरी कोशिश होती है कि अपने फैमिली मेंबर्स में किसी कोई नए काम में पड़ा है तो उसको एप्रिशिएट ना करें। अपने फ्रेंड्स में कोई नई चीज़ प्रमोट कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई नया कारोबार शुरू कर रहा है, हम उसको प्रमोट नहीं करते, एंड दैट सेम गोज़ फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हम उनको प्रमोट नहीं करते। मेरा मतलब है कि अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? अगर आपने वेस्टर्न लिटरेचर को, अरबिक लिटरेचर को, पर्शियन लिटरेचर को वगैरह, वगैरह, वगैरह को पढ़ के आप एप्रिशिएट करेंगे, तो आप अपनी मेहनत तो वहाँ लगा रहे हैं ना। और फिर अगर आप बच्चों को नेटफ्लिक्स दिखाते रहेंगे तो यूट्यूब पे फिर हमारे ड्रामे या हमारे ट्रांसलेटेड ड्रामे या हमारी कोई चीज़ को जब हम देखेंगे नहीं, व्यूअरशिप नहीं जाएगी, क्रिटिसिज़्म नहीं जाएगी, तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी ज़्यादती है कि जो सदियों पुरानी कल्चर्स हैं, उसको जो हमारा 100 साल पुराना कल्चर भी नहीं है, उसके साथ कंपेयर किया जाए। कंपैरिज़न कुछ बहुत मुनासिब नहीं है ना। और हम टाइम ही ना दें किसी को। और हम बहुत मतलब है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊँ अगर मैं कहूँ कि मेरे बच्चे ने कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ गलत बोल दिया। और मैं बिल्कुल पानी-पानी ना हूँ अगर मैं देखूँ कि मेरा बच्चा उर्दू सही नहीं बोल रहा। अपने आप को देखें ना कि हम खड़े कहाँ पे हैं। आप मुझे बताओ यहाँ से कल्चर, सकाफ़त व्हाटएवर उसको आप कह लें, यहाँ से कोई चीज़ इम्प्रूव करती? डिसेंटली ड्रेस्ड को आप कहेंगे देव मौलाना साहब आ गए। औरत को आप कहेंगे फतोह लग रही है। आप देखो तो सही ना कि हम कर क्या रहे हैं? हमने इम्प्रूवमेंट के सारे खाने ही बंद कर दिए एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। बड़ा मैं सोचती हूँ कि ज़रा-सी कोई अंग्रेज़ी यू डिडन्ट केम, सारी पब्लिक बैठ के मज़ाक उड़ाएगी, इसको टेंस नहीं लगानी आती। अगर बच्चा कोई बोल दे, हम खुद वो कहते हैं कि मैं बोल रहा था। उसको तो आप नहीं कहते कि आपने ये आपको कहना चाहिए था कि मैं कह रहा था। आप देखो तो सही ना कि हम ज़मीन कौन-सी पैदा कर रहे हैं जिसके ऊपर कौन से दरख्त लगेंगे। मतलब ज़मीन आप पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पे वो रूढ़ी के अलावा उगे कुछ ना, और इंतज़ार कर रहे हैं गंदम का बैठ के, तो गंदम उगेगी तो नहीं ना। अगर हम यही ठीक है, बहुत से कल्चर्स ने ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया होगा हमसे, मगर वी आर वेरी, वेरी न्यू पीपल। आप देखो ना वही हेर-फेर के इंतज़ार साहब का और मंटो साहब का नाम आ जाता है। हम तीसरा नाम बड़ा बड़ा करने ही नहीं देते। तो हमें, मुझे लगता है कि बेशक हमारे दिल में, हमें पता है, मुझे दिल में पता है कि आपका बेटा मेरे बेटे से तेज़ भागता है और फर्स्ट आ जाता है हमेशा। मगर मैं क्यों कहूँ कि मेरे बेटे को भागना नहीं आता? ताकि बिल्कुल ही वो घर बैठ जाए, वो रेस में हिस्सा ही ना ले। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू पीपल। मेरे सामने बैठ के उस दिन नीलम अहमद बशीर ने कहा है कि जो रेख्ता के प्रोग्राम पे बुशरा अंसारी को बुलाया हुआ था, शी कॉल्ड हर फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी सेड कि बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ होना चाहिए ਸੀ। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है रेख्ता में आना, या इन्होंने सारे गाने बजाने वाले और एक्टर्स को इकट्ठा किया हुआ है। ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में आपको बात बता रही हूँ। अगर आप हमारे राइटर्स को, हमारे एक्टर्स को, हमारे व्हाटएवर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट या जो भी होते हैं, उनको आप नहीं इम्प्रूव करोगे तो फिर वेस्टर्न लिटरेचर ही पढ़ते रहोगे ना। और जितना उनको रेवेन्यू ज़्यादा जाएगा, भले वो आपके पैसों की सूरत में जाए, भले वो आपकी तारीफ और तनकीद की सूरत में जाए, वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो आप लोग लिखते पढ़ते ज़्यादा हो, मैं तो नहीं पढ़ी लिखी, तो ये आप लोग का बहुत काम है कि आप उन लोग को प्रमोट करें, भले सही भले गलत। तो बच्चों को खामखाई में 24 घंटे आजकल जो बहुत ट्रेंड आ गया है, क्यों हमारी यंग फौज जो है वो सही तरफ नहीं चल रही? खामखा की एप्रिसिएशन 24 घंटे करते हैं हम उनको। डिंगे चल रहे हैं, तुम कहते हैं देखो कितना कमाल चल रहा है। जो डिंगा चलेगा उसको कहेंगे देखा ना, ही इज कॉपीइंग माइकल जैक्सन। भई व्हाट द हेल माइकल जैक्सन? अपनी मिसालें तो देखिए हम घरों में क्या दे रहे हैं। हम कोई अपनी अपनी अपने दीन की, अपनी सकाफ़त की, अपने लोगों की मिसाल भी नहीं देते कि हम कहें कि फलाँ कितना अच्छा लग रहा है।
लेकिन अगर हम इस तरह वेस्ट को प्रमोट करते रहेंगे, वेस्ट या ईस्ट व्हाटएवर इज आउट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ अच्छी चीजें पैदा नहीं होंगी। और जो अच्छी चीजें पैदा हो रही हैं, जब उनको आप सेंचेंगे नहीं तो वो खुद ही अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। मेरा ख्याल है ये हमारी सबकी बहुत बहुत जरूरत है, नए आने वालों के लिए, पुराने जो बैठे हुए मर रहे हैं उनके लिए। बाद में उनकी तस्वीरें देख के, उनके दिन मना के, उनके फलाने मना बना के हम भी वही लोगों में से ना बन जाए। जो जिंदा लोग हैं प्लीज उनको जिंदा लोगों को अप्रिशिएट करें। भले दिल में आपको चीजें अच्छी नहीं लगती, ये होता ही नहीं है कि किसी की जिंदगी में कोई अच्छा पहलू नहीं है। भले अगर कोई बुरा लिख रहा है और वो आके अच्छी बात कर रहा है आपकी महफिल में, उस बात को अप्रिशिएट कर दे। किसी का दिल तो बड़ा करे ना। हम कैसे बड़े होंगे मुझे आप बताओ, जब हमें रास्ता ही कोई नजर नहीं आएगा। जी शहनाज, शहनाज आपका दिल नहीं लगा ना हमारे बगैर, फिर आ गई है ना वापस? नहीं, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है मेरी तो बहुत ज्यादा आज, तो इस वजह नहीं से नहीं, बीच में वैसे भी कह सर्वाइव। रहे हैं हमारी मोहब्बत कंटेजियस है, ना माने भले। नहीं, वो तो देखें, मैं तो हाजिर हूँ। अच्छा देखें, हाँ। अभी जो सकाफत की बात हो रही है ना, हमारी अपनी सकाफत तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं। हमने तो कुछ उधर से ले ली, कुछ उधर से ले ली, कुछ उधर से ले ली, और वो एक ना बहुत सारी सब्जियां मिला के एक हांडी नहीं बनती, वो बन गए हम लोग। अब देखें हमारे जो तो ड्रामे, शुक्र है ना जैसे बन गई है। अभी राबिया जी जैसे बात कर रही थी ना कि वो ड्रामे की बात कर रही थी, बीच में मेरा तो इंटरनेट बंद हो गया। वो खुशबू में बसे खत, तेरे हुस्न के नाम। मैं तो उर्दू ड्रामे वैसे बहुत कम अब देखती हूँ, क्योंकि क्वालिटी तो रही ही नहीं ना, क्वालिटी रही ही नहीं, इतने ज्यादा बन रहे हैं। तो ये जो है ना खुशबू में बसे खत, वो मुझे लगा इसके नाम से कि ये बहुत अच्छा कोई ड्रामा होगा। मैंने उसकी पहली एपिसोड भी पूरी नहीं देख पाई। उसमें जो शायर का उन्होंने दिखाया है ना किरदार, वो इस तरह से दिखाया, मुझे तो उसमें इतना छिछोरापन लगा। मैंने कहा क्या दिखा रहे हैं ये लोग। तो वो वही कह रही थी ना कि मतलब पैसे मिल रहे हैं उनको, बस पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो और बाकी ये कि हमारे ड्रामों में एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के ड्रामों का असरात बहुत नजर आ रहे थे, और अब मैं नोट कर रही हूँ कि हमारे ड्रामों में टर्किश ड्रामों के बहुत असरात नजर आने लगे हैं। अपनी तो है ही नहीं ना कुछ, अपना कल्चर दूसरों के अपनाते हैं, तो शहनाज, उसको डाल के लेकिन फिर शहनाज लिखते ये हैं। बात तो नहीं, लेकिन ये बात तो खैर सच है ना कि हमारा अपना कल्चर कोई नहीं है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है ना, ये तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है ना। हम्म पाकिस्तान की अपनी तो कोई सकाफत नहीं है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री ज्योग्राफी अपनी कोई नहीं है। हमारी डिवीजन से पहले हम इंडो पाक जो एक जगह थी, हम जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक हम थे, हम इंडिया था ना। तो अब जो आसे पासे हमारी बाउंड्री से हमने हमने सकाफत लिया है ना, हम एज अ पर्सन, एज अ कंट्री तो हमारा इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इस पे खड़े होके हम सारा वक्त, मेरा मेरा ख्याल है कि सारा वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी आप बात करें जवाब प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि हम तारीफ करने में जो कंजूसी करते हैं, वो उसको हमने तारीफ को फाइनेंसिस के साथ जोड़ लिया है। हमारा ख़ास तौर पे ये आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो आपको ज़्यादा वाज़ेह इस चीज़ का रियलाइजेशन होती है कि पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तानी की तारीफ नहीं करेगा। वो किसी और की जी जितनी मर्जी तारीफ करेगा, वो पाकिस्तानी की कभी भी तारीफ नहीं करेगा। और ये हो सकता है बाकी भी और कई मुआशरे हों जिसमें ये बिगाड़ हो, लेकिन चूंकि मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने जब उधर अपने इंडियन कोलीग्स को देखा वहाँ यूएस में, तो वो तो ऐसे उनको झोली में उठा के, और जैसे रेड कारपेट नहीं बिछाया होता दूसरे इंडियन के लिए, रिस्पेक्टिव के वो मुसलमान है, वो साउथ का है कि नॉर्थ का है, वो तो ऐसे हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और पाकिस्तानी मेक श्योर करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेक श्योर करता है कि वो दूसरे पाकिस्तानी को लेट डाउन करे। शायद हमने इसको फाइनेंसिस से जोड़ लिया है। और वो ये चूँकि जंग आज़ादी और उसके अराउंड से ये एक सिचुएशन चली आ रही है कि हमें ब्रीड किया गया इस चीज़ पे कि जी हम कोई कमी कमीन है, तो इसलिए हमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता रहता है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही कम तर है।
तो शायद ये उसी की फसल है जो अभी हम काट रहे हैं। जी, आप तो इतने नाउम्मीद ना हो, आप तो सारे छोटे हैं अभी, आप लोग तो अभी कुछ नहीं काट रहे। लेकिन ये है कि मैं ज़रूर ये कहती रहती हूँ कि अगर 3 लोग बैठे हुए हों किसी चेयर पे, तो इफ आई वुड प्रेफर टू गो टू 2 अंग्रेज, वुमन और मैन, तो फिर ये तो मुझे अपने ऊपर अफ़सोस करना चाहिए ना। ये मतलब है कि आप अंग्रेज को जाके ज़्यादा आप झोली चुक्की करेंगे और पाकिस्तानियों को दोस्त नहीं बनाएँगे। आप बहुत सही कह रहे हो। ये अच्छी बात है, आपको दूसरे कल्चर के लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मगर मैंने तो शुरू ही की थी बात, अगर आपको शुरू में याद हो, कि मेरा अपना कोई बच्चा या बहन-भाई कोई काम करे, उसको मैंने प्रमोट नहीं करना। मेरा कोई दोस्त कोई काम शुरू करे, मैंने स्पेशली उसकी जगह पे जाके खरीदारी नहीं करनी कि इसको प्रमोशन ना मिल जाए। मेरा मतलब है कि ये मुझे नहीं पता, राबिया बताएँगी, लेकिन पंजाब में मैंने बहुत देखा है कि अपनों को कोई प्रमोट नहीं करता। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि भई फलाँ ये मेरी दोस्त ये काम करती हैं जी, इनसे आप काम करवाएँ। मैंने बहुत देखा। और चूँकि मैं इसका खुद इसका शिकार नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़ी बोल्डली ये बात कहती हूँ कि मैं हर किसी को प्रमोट करती हूँ। आप फर्नीचर बना रहे हैं, आप किताबें लिख रहे हैं, आप एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग एजेंसी वाले हैं, कोई खुद भी अगर पीछे रह के शर्माता है ना, तो आई टेल देम कि फलाँ ये काम करता है। लेकिन मेरी भी, मैं बताती रहती हूँ अपनी उम्र 24 घंटे, आई एम 64 इयर्स ओल्ड। मेरी इतनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है ना, नोबडी वुड प्रमोट व्हाटएवर आई एम डूइंग। लेकिन मैं, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज़ मैं चीज़ों को अपनी सेल नहीं करती, मगर मैं खुश हूँ जो भी मैं करती हूँ। उस पे लेकिन इस ये मुझे नहीं आप मना कर सकते कि मैं किसी को ये ना बताऊँ कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैंने देखा है हम नहीं करते। बहन-भाई, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, पाकिस्तानी जो है ना और पंजाबी स्पेशली किसी को प्रमोट नहीं करता। किसी को कोई प्रमोट नहीं करता, भले आप, मैं कह रही हूँ छल्ली की रेहड़ी लगा लेना, वो कहेंगे एथों ना खाई, ओथों खाई। दिस इज़ अ वेरी, वेरी सम बैड एटीट्यूड। अरे मुझे ना आपकी बात सुन के यूँ लगा आपने मेरे दिल की बात कर दी। जी, मुझे दिलों तो का ये भी बात बनाता है, कोई बताएगा नहीं आपको। ये जो है ना हकीकत है। मैं हुँ। जब पहली दफ़ा कराची गई तो मैं बहुत हैरान, मतलब कराची में ना, मतलब लोग यहाँ मैंने सुना कि ख़वातीन प्रोफ़ेशनल नहीं होती हैं, ये वो ऐसा। बहरहाल वो जो खुशबू में बसे ख़त थे वो वैसे मर्द होते थे और वो वैसी ही बच्चियाँ ला के प्रमोट करते थे। जो असल काम है ना, कोई नहीं, मतलब वो काम भी मर्द का प्रमोट हो रहा है। तो वहाँ कराची में एक प्रोफ़ेशनल किस्म का माहौल था। अरे यार, इससे मिलो, ये फलाँ लिखती हैं, अरे इनसे मिलिए, ये काम करती हैं, स्क्रीन पे कैमरामैन, अच्छा ये, मतलब उनका डिफरेंट टोटल, वो एक-दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं। हम देखें एक छोटी-सी कम्युनिटी थी मुहाजिरों की, उन्होंने एक मुसीबत डाली हुई थी एक दौर में एक हुकूमत को। फिर उसके बाद पश्तून तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अभी देखें उसकी बहुत बड़ा आपके सामने मिसाल है, वो कितनी पूरे पंजाब में इस वक़्त कोई ऐसा शहर नहीं बचा, जहाँ एक पठान मार्केट नहीं होती। और उसके बाद बलूचों के इत्तेहाद को तो हमने देख ही लिया ना, इत्तेहाद तब होगा जब आप तारीफ़ करेंगे, जब आप उसको एप्रिशिएट करेंगे। अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आप उसके साथ मिल के नहीं रहेंगे, आप टूट जाएँगे। अच्छा, आप टूट गए हैं, अब मसले, अब ये तीसरा, हम 5वें फ़ेज़ में 5th जनरेशन हुआ और आप टूट चुके हैं। आपकी 5वीं नस्ल इतनी बिखरी-बिखरी क्यों है? आपने माज़ी में बहुत गलत बीज बोया। आप कभी खालिस्तान की तहरीकों के जो सरबराहान हैं, उनके अगर इंटरव्यू सुन लें ना, तो बड़ा एक मतलब आपको नॉलेज मिलता है। उनको अब आके रियलाइज़ हो रहा है कि तब गलत हो गया था। अरे भाई, गलत नहीं हो गया था, आपने शुरू से ये बात ज़हन में रखी नहीं थी। आप एक-दूसरे के खिलाफ थे, सिर्फ़ पंजाब तक़सीम हुआ। पंजाब की पट्टी तक़सीम करने में क्यों कामयाब कोई हुआ? क्योंकि लोगों, जानने वालों को समझ आ गई थी कि भई यही टूट सकते हैं, इन्हें तोड़ा जा सकता है, यही जुड़े हुए नहीं हैं, यही एक-दूसरे के खिलाफ हैं, ये वाक़ई एक-दूसरे को छल्ली भी कहेंगे, फलाने उसकी खाना। इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद होगा, थोड़ी मोहब्बत होगी तो तारीफ़ होगी। अब तो टूट गए, अब तो पट्टी डल गई। मतलब वो जो भी तक़सीम होना था इस मुल्क में हो गया। आपके पास अभी भी 60% पंजाब है।
उसके बावजूद ये 60% पंजाब एक दूसरे में यहाँ तारीफ नहीं करते, यहाँ लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ जराइम सबसे ज़्यादा हैं। रीज़न यही है, तारीफ से काम शुरू होता है। तारीफ, जब आपने एक तारीफ कर दी, आप मिल गए, दिल मिल गए, अच्छा लगा, यूनिट बन गया, यूनिट बड़ा होता है, वो बड़ा होके एक सर्कल उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, और फिर चीज़ें मुल्क की बड़े दायरों तक चलने लगती हैं। अफसोस के साथ ये बात एक सच है, हम अपने आप को, अपने साथ वाले को, अपने बहन भाई को अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, उसका दूसरा पहलू ये है, बिलफर्ज कुछ करना चाहते हैं, वो कर देते हैं तो दूसरा शक करने लगता है क्यों की है, इसे मतलब होगा कोई। उसका इतना शदीद रिएक्शन होता है, अब ना सिर्फ ये कि एक्शन बल्कि रिएक्शन होता है उसका इतना शदीद कि वो कहता है यार अब मैं तारीफ ये नहीं करूंगा, या अब मैं इसके साथ हेल्प नहीं करूंगा, अब मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, और अब मुझे इसके साथ मिलके नहीं रहना। अब अपना रिएक्शन भी कम करें, आप अपना जो है एक्शन तो अगर नहीं करना तो रिएक्शन ही कम कर दें, हो सकता है दूसरा सच्चा ही हो। तो ये दो पहलू हैं इसके, जो मतलब देखने में मिले मुझे इतने सारी चीज़ों के पास पास और रह के। थैंक यू नौरीन जी। जी, मैं आखिरी एक बात करती हूँ। थैंक यू राबिया। ये तो मुझे एक छोटी सी तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया जो है ना, एड्स बहुत अच्छे बनाता है, ये सबको मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे बनाते हैं, और वो ऐसे मौजुआत को लेकर आते हैं जिनको आप बोल्ड नहीं कह सकते, मगर आप कह सकते हो कि हमारी जरूरत है हमें हमें उन चीजों की। तो एक मैंने देखा, अब पता नहीं उसको, मुझे नहीं पता उसको रील कहते हैं कि क्या कहते हैं, भारत गोलगप्पों की 2 रेड़ियां लगी हुई थी, ये मैंने शायद पीछे भी किसी सेशन में बताया। 2 रेड़ियां लगी हुई थी, तो एक रेड़ी पे बहुत रश था, तो एक मियाँ बीवी आके रुके, तो बीवी ने कहा मैंने गोलगप्पे खाने, तो मियाँ ने कहा कि मैं चलो ले लेते हैं। तो वो कहने लगी कि उसके बहुत अच्छे होंगे इसलिए कि देखो कितनी लाइन लगी हुई है उधर लंबी। तो मियाँ ने कहा नहीं, साथ वाले से इसलिए लेने हैं कि देखो उसके पास रिस्क का मौका मौजूद नहीं। और व्हेन दीज टू पीपल व्हेन दे वेंट टू दैट रेडी, उसके बाद लोग वहां भी आने लग गए कि यहाँ से भी कोई खरीद रहा है। तो एक ये भी जो हमारे पास एक है ना, किसी को ना प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट, मतलब है कई दफा तो जिसे कहते हैं ना कि किसी को कंधा ही दे दो आप खड़े होके कि मैं साथ खड़ा हूं। जरूरी नहीं है हर वक्त आपको जेब खाली करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने एक दुकान खोली है, मैं वो वेयर पहनती नहीं हूँ, आपने किसी किस्म के कपड़ों की दुकान खोली है, किसी किस्म के फर्नीचर की दुकान खोली है, मुझे उस फर्नीचर की घर में जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं किसी को बताऊं भी नहीं, उसको अप्रिशिएट भी नहीं करूं, ऐसे ही लेके अपनी को चाय लेके चले जाएं किसी के पास खड़े होने के लिए। हम ये भी नहीं करते ना। मगर अब हमने सारा वक्त ये नहीं कहना हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने एंड इस पे करना है कि हमने करना शुरू करना है। हम करना शुरू करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, अब बेशक 500 साल बाद, वो कहेंगी देखा हमारे पुरखों में भी कितने अच्छे राइटर्स थे, हमारे पुरखों में भी कितने अच्छे सिंगर्स या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या मेमार या वॉट एवर थे। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत ज्यादा मजा आया कॉन्वर्सेशन का। सबका बहुत शुक्रिया। राबे, आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया। और हम मिल रहे हैं इंशाल्लाह सैटरडे को। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू।